चलो नया टॉपिक चालू करते हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ से 2 क्वेश्चन करीब करीब आता है ना। और इसको अपन शॉर्ट में देखेंगे कहाँ कहाँ से मेन आता है। तो जो शुरू का है हमारा, है ना, शुरू का जो टॉपिक्स हैं क्या क्या है। शुरू में जो हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजीज क्या क्या है बेटा। पहला जो 2 टॉपिक है प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजी, एंड दूसरा क्या है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल। ठीक है, तो देखो ये दोनों जो रहता है ये फैक्चुअल डेटास इसमें है, आपको पढ़ना है। प्रॉब्लम्स क्या क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकती हैं कि जेनेटल ऑर्गन में कोई डिसीज़ है, जेनेटल ऑर्गन से रिलेटेड कोई इश्यूज़ है, ठीक है, प्रेगनेंसी से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ों का जो डिस्कशन है, प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, ठीक आ रहा है, हाँ, है ना। तो जो भी प्रॉब्लम्स हैं, है ना, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड, चाहे वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो, है ना, गैमेट फॉर्मेशन हो, मेल हो फीमेल हो, प्रेगनेंसी हो, सभी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, है ना, उनका सारा डिस्कशन है। तो बहुत ज़्यादा इसमें कुछ इम्पोर्टेंट उतना आता नहीं है। स्ट्रेटजीज वगैरह क्या है भाई, प्रॉपर हेल्थ केयर करना है, समझ आ रहा है, और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स से रिलेटेड जो भी डिसीज़ हैं उसको जल्दी से आइडेंटिफाई करना है, डायग्नोज करना है, उसका ट्रीटमेंट करना है, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल से कभी कभी क्वेश्चन आता है। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या होता है भाई कि ओवर पॉपुलेशन जो रहता है एक्सीड कर रहा है, पॉपुलेशन जो रहता है वो एक्सीड कर रहा है बहुत ज़्यादा। तो इसमें कुछ डेटास हैं, जैसे भाई जब देश आज़ाद हुआ उस समय कितना था, 1900 में वर्ल्ड का पॉपुलेशन कितना था, 1900 में वर्ल्ड का पॉपुलेशन अराउंड 2 बिलियन था, ठीक है, ये आता है। देन उसके बाद 2000 में करीब करीब 6 बिलियन हो गया, समझ आ रहा बात। तो ये क्या हो रहा है बेटा, पिछले 100 साल में कितना 3 टाइम्स इंक्रीमेंट हो गया है वर्ल्ड के पॉपुलेशन में, वर्ल्ड के पॉपुलेशन में। अभी आपको मालूम है 2022 चल रहा है, अभी जो हमारा पॉपुलेशन है वो कितना है वर्ल्ड का है, हाँ 7.5 से भी ज़्यादा हो गया है, 7.5 बिलियन से भी ज़्यादा हो गया है। तो अब आप समझ सकते हो कि 100 साल में 3 गुना बढ़ा, 100 साल में 3 गुना, मतलब 100 साल में 4 बिलियन इंक्रीमेंट हुआ, लेकिन अभी 22 साल में करीब करीब 2 बिलियन, 1.5 से 2 बिलियन इंक्रीमेंट हो गया, ठीक है। तो अगले 75 साल में कितना होगा, करीब करीब 10 बिलियन और हो जाएगा अगर इसी तरीके से चलता रहा तो, है ना, जो कि बहुत खतरनाक बात है। तो इसमें क्या होगा, अगर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होता है तो हमारे पास रिसोर्सेस लिमिटेड है, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, है ना, ठीक है, तो शादी वादी मत करना, ठीक है, यस सर तो बोल रहे हो, तो शादी मत करना फिर, है ना, पॉपुलेशन में एक्सप्लोजन नहीं होगा, कुछ तो हेल्प करो दुनिया का, हैं। हम ही ठेका लेके रखें क्या, बोलो, हैं, हम ही ठेका लेके रखें सर दुनिया, और बाकी लोग 1-2 छोड़ो, बाकी लोग तो 8-8 10-10 बच्चे हैं, उनका क्या, उनको जेल में डालना चाहिए, नहीं सारी जिम्मेदारी हम ही लोग ले चलो, तो इसका ये मतलब है कि भैया नेक्स्ट 100 ईयर्स में अगर देखा जाए इसी तरीके से पॉपुलेशन अगर एक्सप्लोड होता है, मतलब इसी तरीके से पॉपुलेशन बढ़ता है, तो हम उसको पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बोलेंगे। ये पॉपुलेशन हम एक्सप्लोजन की तरफ जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा अगर पॉपुलेशन बढ़ेगा तो क्या होगा, अरे हर चीज़ में कंपटीशन आएगा, नौकरी, रोटी, कपड़ा, मकान, हर चीज़ में कंपटीशन आएगा, रहने की जगह नहीं रहेगी,
समझ आ रहा है? जैसे बहुत सारे मेट्रो सिटीज़ हैं, वो लिमिटेड है उनके एरिया, जैसे मुंबई वगैरह है। मुंबई बहुत ज़्यादा फैल नहीं सकता, लिमिटेड है। नहीं फैल सकते तो क्या करते हैं, समुद्र में बनाएंगे फिर। जैसे दुबई भी वैसी की है, समुद्र में बना दी है ना? समझ आ रहा बात? तो वैसे ही क्या होगा कि भैया इधर उधर फैलेंगे, इकोसिस्टम को बर्बाद करेंगे। और खाना पीना भी तो लिमिटेड है, कितना ही उगाएंगे। समझ आ रहा बात? अब कई बच्चे बोल देते हैं सर हम तो पिज़्ज़ा बर्गर खाते हैं, चावल दाल नहीं खाते। वो कहाँ से आता है? ठीक है, सब सब वहीं से आता है, और क्या है ना? तो बर्थ कंट्रोल, तो भाई अब देखो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का मतलब तो समझ गए आप लोग। बर्थ कंट्रोल क्या है भाई? बर्थ को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, बर्थ को कैसे कंट्रोल कर सकते हो? तो भाई देखो, बर्थ कंट्रोल में गवर्नमेंट जो है बहुत सारे अपने तरीके अपनाती है, बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम चलाती है। हाँ, है ना? 2 या 3 बस ऐसा करके रेडियो पेपर में दीवालों में लिखते हैं, 2 या 3 बच्चे बस। फिर लोग उसको 2 या 3 मतलब 2 और 3, अच्छा 5 बच्चे करना है, ठीक है। तो वो लोग वैसा टाइप का समझ जाते हैं, फिर बोले अरे यार इनको समझाना मूर्खता है। हम दो हमारे दो, 3 बात नहीं करना है भैया, 3 बोलने से 6 हो जा रहा है। हम दो हमारे दो मतलब 2 और 2 4, मतलब 4 बच्चे होने चाहिए, ठीक है। समझ आ रहा बात? तो उसके बाद फिर लोगों का आया कि भैया एक बच्चे के बाद दूसरा बच्चा 3 साल बाद, ठीक है, ताकि भाई मदर या चाइल्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स ज़्यादा ना हो, दोनों हेल्दी रहें, ये उनका मेन मकसद था। और एक दूसरा मकसद ये भी है कि मालूम चले कि भाई छोटे बच्चे कितना हुड़दंगी होते हैं, है ना, आतंकवादी से कम नहीं होते हैं। तो 3 साल तक एहसास होना चाहिए कि आप एक बच्चे पाल के बहुत बड़ा काम कर रहे हो। आपको मालूम होना चाहिए हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। मतलब 3 साल तक अगर बच्चों को आप पालते हो, है ना, संभालते हो, तो कितने मस्ती करते हैं बच्चे, है ना? समझ आ रहा बात? घर में कितना हुड़दंग मचाते हैं। हाँ, उसके बाद 3 साल बाद जब दूसरा बेबी प्लान करेंगे तो सोचना पड़ेगा भाई कैसे करें, मतलब इसी टाइप का फिर से होगा, फिर नेक्स्ट 3 ईयर्स हमको झेलना है। तो इससे अच्छा चलो ठीक है भैया एक ज़्यादा ज़्यादा दो बेबी। तो 3-3 साल में ऐसे करने से क्या है, वो 6 साल में ना थक हार जाते हैं। अब इससे ज़्यादा भैया नेक्स्ट 3 ईयर के बाद नहीं, बस हो गया। तो ऐसा एक प्लानिंग होती, ठीक है। फिर गवर्नमेंट बोली हम एक हमारे एक, मतलब स्लोगन चेंज करती है गवर्नमेंट, देखती है लोग समझ ही नहीं रहे, उल्टा मतलब समझ रहे हैं। हम एक हमारे एक का मतलब होता है 2 बच्चे, कायदे से उसका मतलब है कि एक ही बच्चे प्रोड्यूस करो, ठीक है। बट लोग कहाँ मानेंगे? चाइना जैसा थोड़ी ना लग जाएगा। चाइना में एक बच्चे से ज़्यादा अगर हुआ तो माँ बाप, बच्चों के साथ में माँ बाप भी जेल के अंदर। हाँ जेल था, हाँ अभी 2 साल पहले ही ये रूल हटा है, कई साल से था चाइना में। वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वही है। तो चाइना वालों ने रूल निकाला था कि एक से ज़्यादा बच्चे हुए तो सीधा अंदर जाओगे सब, सीधा, कोई वो नहीं। अब 2 साल हो गया हटा है, कोविड से जस्ट पहले, क्योंकि वहाँ पर जो ओल्ड एज पीपल्स थे उनका क्वांटिटी बढ़ते जा रहा था, पॉपुलेशन, और यंग पॉपुलेशन कम हो रहा था, और इंडिया में यंग पॉपुलेशन बढ़ रहा है। तो जहाँ ज़्यादा यंग पॉपुलेशन होंगे वहाँ पर ज़्यादा प्रोडक्टिविटी आएगी। प्रोडक्टिविटी का मतलब इंस्टाग्राम बढ़िया देखेंगे, सोशल मीडिया बढ़िया देखेंगे, नहीं, काम करने वाले ज़्यादा नहीं है ना, यंग पर्सन, ठीक है। तो ये ऐसा इसीलिए उन्होंने फिर ये रूल को हटा दिया, है ना, ताकि इकोनॉमिकली चाइना पीछे ना हो जाए, ठीक है, यंग पॉपुलेशन की कमी के कारण। समझ आ रहा है? तो हमारे यहाँ भी कुछ ऐसा नहीं कर सकते। हमारे यहाँ का जो गवर्नेंस है वो अलग है, वो देश का गवर्नेंस अलग है। हमारे यहाँ अगर बोल दिए कि एक से ज़्यादा हुआ सब अंदर जाओगे, रातों रात गवर्नमेंट चेंज हो जाएगी, रातों रात, चाहे कितना भी अच्छे गवर्नमेंट हो, कितना भी अच्छा काम कर रहे हो, नहीं, बच्चे भी हम तुमसे पैदा हैं, पूछ के पैदा करेंगे, हैं बताओ। तुम इतने बड़े हो गए हो नेता तुम लोग, हैं। चलो, तो अब गवर्नमेंट जो है सिर्फ स्लोगन ही नहीं देती है, साथ में बर्थ कंट्रोल के बहुत सारे अलग अलग मेथड्स भी प्रोवाइड कराते हैं अपने तरफ से जितना हो पाता है, और प्रमोट करते हैं उनको। तो मेनली जो क्वेश्चंस आता है वो क्या आता है इसमें कि मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल, ठीक है। चलो इसको हटा रहा हूं मैं, मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल।
यहां से हर साल क्वेश्चन आता है, यहां से हर साल क्वेश्चन आता है बेटा, है ना। और मान के चलो कि 1 से 2 क्वेश्चन एकदम फिक्स है, और जितना बताऊंगा उतने में से ही आता है, कोई बहुत ज़्यादा इधर उधर का नहीं आता है, ठीक है। तो मैंने नोट्स दिया है आप लोगों को, है ना, तो उसको निकाल लो, उसके हिसाब से देखेंगे। चलिए, तो आप लोग देख रहे होगे बेटा 3rd पेज में, है ना, 3rd पेज में मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल। तो देखो बेटा, बर्थ कंट्रोल, अब सीधी सी बात है, एकदम सिंपल सा अगर चलें तो बर्थ जो रहता है बेबी का तब होगा जब एम्ब्रियोजेनेसिस होगा, है ना, एम्ब्रियो बनेगा, ठीक है। और एम्ब्रियो किससे बनेगा भैया? जाइगोट से, या फिर बोल सकते हैं कि इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस कब होगा? इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, पिछले क्लास में अपन देखे हैं, या ब्लास्टूला, ब्लास्टोसिस्ट या ब्लास्टूला, ठीक है। इम्प्लांटेशन कहाँ होता है? यूट्रस में, ठीक है। अब इम्प्लांटेशन के लिए ब्लास्टोसिस्ट चाहिए, और ब्लास्टोसिस्ट कहाँ से बनेगा? जाइगोट से बनेगा, ठीक है। जाइगोट जो रहता है, जाइगोट कैसे बनेगा? बोलो। मेल गैमेट प्लस फीमेल गैमेट, मेल गैमेट प्लस फीमेल गैमेट, है ना, मेल गैमेट प्लस फीमेल गैमेट, ठीक है। जरूरत है क्या? समझ आ रहा है? मेल गैमेट प्लस फीमेल गैमेट। तो इसका ये मतलब है कि अगर हम इस प्रोसेस को रोक दें, इनमें से किसी एक प्रोसेस को रोक दें, तो बर्थ को भी रोक सकते हैं। और बर्थ को अगर हम रोकेंगे, अनवांटेड बर्थ को या एक्सेसिव बर्थ ऑफ चाइल्ड, तो उससे क्या होगा भैया? एक्सेसिव बर्थ ऑफ चाइल्ड होगा तो एक्सेसिव पॉपुलेशन होगा। समझ आ रहा बात? तो सीधी सी बात है कि या तो हम एम्ब्रियोजेनेसिस को रोक दें, या तो हम इम्प्लांटेशन को रोक दें, या तो हम जाइगोट फॉर्मेशन को रोक दें, या तो हम गैमेट के फॉर्मेशन को ही रोक दें, है ना, हम गैमेट के फॉर्मेशन को ही रोक दें। हाँ, ठीक है, बहुत बढ़िया। ऐसा लाइट गोल कर दिए? चलो, तो मेल गैमेट फीमेल गैमेट जो है, अगर हम इसका फॉर्मेशन को रोक दें, ठीक है ना, फर्टिलाइजेशन को रोक दें, या तो हम इम्प्लांटेशन को रोक दें, इनमें से कोई भी प्रोसेस को अगर हम अपनाते हैं तो सीधी सी बात है, बर्थ को हम रोक सकते हैं, ठीक है। तो क्या क्या है बेटा प्रोसेस? कि हम गैमेट फॉर्मेशन को ब्लॉक कर दें, दैट इज ओव्यूलेशन। मेनली हम स्पर्म फॉर्मेशन को नहीं रोक सकते, हम ओव्यूलेशन को रोक देंगे, ठीक है, ओव्यूलेशन को हम रोक दिए। दूसरा मीटिंग ऑफ स्पर्म एंड एग और प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन, इसको हम लोग रोक दें, ठीक है। तीसरा, इम्प्लांटेशन को ही रोक दें किसी तरीके से। समझ आ रहा है? स्पर्म को एग से मिलने ना दें, जिससे फर्टिलाइजेशन ही रुक जाएगा, और अगर ऐसा हो भी गया तो इम्प्लांटेशन को रोक दें, ठीक है। इम्प्लांटेशन ऑफ अर्ली एम्ब्रियो, ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है, क्लियर है? चलो, तो ये जो प्रोसेस है, इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं बेटा? बर्थ को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस हमें अपनाना है,
ठीक है, तो क्या क्या गैमेट फॉर्मेशन को रोकने के क्या क्या तरीके हैं हमारे पास, अभी हम क्या देखेंगे, मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल। ठीक है, तो मेथड्स, कौन कौन से मेथड हैं, कौन कौन से तरीके हैं, समझ आ रहा है, कौन कौन से मेथड हैं, कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम बर्थ कंट्रोल को रोक सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम लोग बर्थ को कंट्रोल कर सकते हैं, समझ आया। तो जो भी मेथड्स होगा उसमें ये प्रोसेस अप्लाई होगा। जैसे कि कोई मेथड है ना, जैसे कोई मेथड है जिसमें क्या होगा, गैमेट फॉर्मेशन या ओवुलेशन को हम रोक देंगे, गैमेट फॉर्मेशन या ओवुलेशन को हम रोक देंगे, समझ आ रहा है। कोई एक तरीका अपनाएंगे जिसमें हम क्या करेंगे, एग को स्पर्म से मीट करने के लिए रोक देंगे। ठीक है, इन दोनों के मीटिंग को रोकेंगे, फर्टिलाइजेशन को रोकेंगे। क्लियर हो रहा है, ठीक है। दूसरा, हम फर्टिलाइजेशन को रोक देंगे। क्लियर है बेटा, फर्टिलाइजेशन को रोकेंगे, और फिर हम अगर फर्टिलाइजेशन हो गया किसी कारणवश तो हम इम्प्लांटेशन को रोक देंगे। क्लियर हो रहा है, ठीक है। चलो, तो अब हम देखेंगे कि कौन कौन से मेथड्स हैं, कौन कौन से मेथड्स हैं जिससे हम ये तीनों प्रोसेस को रोक सकते हैं। कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं, हम क्या क्या मेथड अप्लाई करेंगे, कौन कौन सा प्रोसीजर है, समझ आ रहा बात, जिससे हम लोग ये प्रोसेस को रोक सकते हैं। चलो, समझ आ गया ये तीनों। चलिए, तो सबसे पहला देखेंगे मेथड, दैट इज मेथड नेचुरल मेथड, नेचुरल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल। तो नेचुरल मेथड में आपको कुछ मेथड्स मिलेगा, क्या क्या है, जैसे पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, ये सब डायरेक्ट आता है बेटा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल मेथड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ये मेथड वो मेथड, ऐसा करके आता है। तो पहला है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, ठीक है। दूसरा कोइटस इंटरप्टस और विथड्रॉल मेथड। तीसरा, बोलते जाओ, बोलो, लैक्टेशनल एमेनोरिया, लैक्टेशनल एमेनोरिया। ठीक है, क्लियर है। पहले अपन एक एक करके सारे मेथड्स देख लेते हैं, चलो, फिर उसको अपन समझते जाएंगे। दूसरा कौन सा बेटा, बैरियर मेथड, ठीक है, बैरियर मेथड। बैरियर मेथड में हम क्या क्या देखेंगे, जैसे कॉन्डोम्स, सर्वाइकल कैप, वॉल्ट्स, डायफ्राग, ये सारे बैरियर मेथड्स में आते हैं। देन नेक्स्ट, तीसरा, हाँ बेटा, केमिकल मेथड, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सिर्फ अपन यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे जो मैक्सिमम आता है, ठीक है। देन उसके बाद देखेंगे आईयूडीज, शॉर्ट में इसको अपन आईयूडीज बोलते हैं। क्या है इसका फुल फॉर्म, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, ठीक है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस जो हैं वो तीन टाइप का होता है, एक नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज, ठीक है। दूसरा, बोलो, कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज। तीसरा, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज। ऐसा शॉर्ट में बना के रखना है आपको, ठीक है। देन चौथा इंपॉर्टेंट है
स्टरलाइजेशन मेथड, स्टरलाइजेशन मेथड, स्टरलाइजेशन मेथड में दो टेक्निक आता है, ध्यान रखेंगे। पहला वासेक्टमी, दूसरा ट्यूबेक्टमी। चलिए अब एक एक करके समझते हैं कि ये क्या है ना। तो ध्यान रखेंगे ये जो चारों मेथड है, इसके अलावा भी हमारे पास कुछ मेथड्स आते हैं, ठीक है, केमिकल मेथड है ना, इम्प्लांट्स वगैरह, हार्मोनल इम्प्लांट्स, ये सारी चीजें जो है वो जो दिया है वो दिया है, बट मेनली क्वेश्चन ये चार टॉपिक से आता है, ठीक है। तो मान के चलो कि मेथड्स ऑफ जो बर्थ कंट्रोल है बेटा, यहां से आपको क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करेंगे, और ये जो चार है ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ आ रहा बात, ठीक है। तो यहां से मान के चलो कि मिनिमम 1 से 2 क्वेश्चन फिक्स है, 1 से 2 क्वेश्चन फिक्स है 100% हर साल, ठीक है। समझ आ रहा है बात इतना। चलिए अब देखते हैं एक एक करके नेचुरल मेथड। तो नेचुरल मेथड में हम क्या करते हैं, और एक और है, सॉरी एक और है हार्मोनल पिल्स, ठीक है, हार्मोनल पिल्स। हार्मोनल पिल्स में आपको सिंगल पिल या कंबाइंड पिल्स मिलता है, ठीक है। तो ये जो टॉपिक्स हैं, इससे आपको मान के चलो बेटा 1 से 2 क्वेश्चन आएगा ही आएगा 100%, है ना। और इसको आपको बिल्कुल याद रखना है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो क्या आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल मेथड। तो इसमें क्या क्या आएगा, ये दे देगा, ये जितने सारे जो ऑप्शंस हैं ये दे देगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टरलाइजेशन मेथड, है ना, समझ आ रहा बात। तो एक ऑप्शन इन दोनों में से कोई एक रहेगा, और बाकी ऑप्शन इनमें से कोई एक, है ना, बाकी 3 ऑप्शन इनमें से रहेगा, ठीक है। बैरियर मेथड पूछेगा, बोलेगा इनमें से कौन सा बैरियर मेथड है। तो जैसे फॉर एग्जांपल बोलेगा इनमें से कौन सा बैरियर मेथड है क्वेश्चन, तो ऑप्शन क्या क्या देगा भैया, है ऑप्शन दे देगा पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, दूसरा लैक्टेशनल एमेनोरिया, तीसरा ऑप्शन दे देगा वासेक्टमी, चौथा ऑप्शन दे देगा कॉन्डोम्स। तो ऐसा आपसे क्वेश्चंस पूछेगा कि कौन सा ऑप्शन क्या है, समझ आ रहा है बात, ठीक है। तो ऐसे किसी भी क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड अंडर आईओडीज। तो आईओडीज में इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन में रहेगा, और बाकी जो रहेगा 3 ऑप्शन दूसरे में से रहेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं पहला बेसिकली, ठीक है, बेसिक क्वेश्चंस के रूप में पहला ये ऐसा आएगा। दूसरा फिर आपसे पूछेगा कॉन्सेप्चुअली, ठीक है। तो नेचुरल मेथड में पीरियोडिक एब्स्टिनेंस क्या होता है, एक एक का डिस्क्रिप्शन भी पूछता है। तो पीरियोडिक एब्स्टिनेंस क्या होगा बेटा कि देखो इसमें कोई भी एक्सटर्नल मेथड यूज नहीं किया जा रहा है, बाकी ये सब में या तो हम मेडिसिन ले रहे हैं या कोई डिवाइस यूज कर रहे हैं बर्थों को रोकने के लिए। यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है, इसीलिए इसको नेचुरल मेथड नाम दिया गया है, समझ आ रहा बात, इसीलिए इसको नेचुरल मेथड नाम दिया गया है। तो पीरियोडिक एब्स्टिनेंस में क्या होता है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स को रोका जाता है उस समय जिस समय एग रिलीज होता है। तो कौन सा फेस होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में जिस समय एग रिलीज होता है, कौन सा डे होता है, 14th डे। 14th डे में एग रिलीज होता है, लेकिन मैंने जैसे बताया था कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में 14th डे में होता है, लेकिन कोई फिक्स नहीं है कि 14th डे में ही होगा, 2-3 दिन पहले भी हो सकता है, 2-3 दिन बाद भी हो सकता है, समझ आ रहा बात, ठीक है। तो वो जो टाइम होता है, वो जो टाइम होता है कौन सा, 10 to 17 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो 10 to 17 डेज होता है, ठीक है, उसमें चांसेस रहता है कि एग रिलीज हो, और कहां पर आएगा, एम्पुला में आएगा, दैट इज साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन में। और अगर इस बीच 10 से 17 बीच में अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, स्पर्म की एंट्री होती है अगर फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि फर्टिलाइजेशन हो। और जैसे कि मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि भैया स्पर्म और एग की मीटिंग होगी, फर्टिलाइजेशन होगा, इम्प्लांटेशन होगा, तो बर्थ होगा। हमको तो वही रोकना है, क्या बर्थ को कंट्रोल करना है,
समझ आ रहा बात? ठीक है, चलो तो ये समझ आया। तो पीरियोडिक एब्स्टिनेंस क्या होता है कि भाई जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसका 10 to 17 डेज जहाँ पर एग ओवुलेट हो सकता है उस टाइम पर सेक्सुअल इंटरकोर्स ना किया जाए। देन दूसरा कोइटस इंटरप्टस। कोइटस इंटरप्टस में क्या होता है? इंटरप्टस का मतलब होता है कि क्या करना भैया? इंटरप्ट करना, कोई चीज को बीच में रोकना। तो सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान अगर सेमेन को इनसेमिनेट ना किया जाए फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में, ठीक है, और समझ आ रहा है, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। कुल मिलाकर के हम क्या कर रहे हैं? गैमेट को इंट्रोड्यूस करने से बचा रहे हैं, ठीक है। तो इनसेमिनेशन से पहले, इनसेमिनेशन अगर हम ना करें तो क्या होगा? फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, गैमेट्स नहीं जाएंगे। समझ आ रहा बात? चलिए, देन नेक्स्ट लैक्टेशनल एमेनोरिया। लैक्टेशनल एमेनोरिया, लैक्टेशनल का मतलब होता है लैक्टेशन। लैक्टेशन मतलब क्या होता है बेटा? है क्या होता है लैक्टेशन मतलब? क्या पढ़ते हुए यार तुम? समझ नहीं आता है, टेस्ट हो गया। लैक्टेशन का मतलब दिमाग में होगा तब तो मुंह से निकलेगा। उसमें वर्ड वाली क्या बात है? लैक्टेशन खुद एक वर्ड है, उसमें और क्या वर्ड डालोगे? मिल्क प्रोडक्शन को बोलते हैं लैक्टेशन, ठीक है, मिल्क प्रोडक्शन बोलते हैं लैक्टेशन। एमेनोरिया क्या होता है? ये भी नोट्स में है। एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। तो मेंस्ट्रुएशन या मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर नहीं हो रहा है एक फीमेल में तो उसको एमेनोरिया बोला जाता है। एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन को एमेनोरिया बोला जाता है। तो एमेनोरिया या एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन ड्यू टू लैक्टेशन इज नोन एज लैक्टेशनल एमेनोरिया। तो ये क्या होता है बेटा? जब बेबी का बर्थ होता है तो उस समय हैवी लैक्टेशन होता है, बेबी को फीड करने के लिए मिल्क प्रोड्यूस होता है बॉडी में, ठीक है, मेमरी ग्लैंड में। तो जब मेमरी ग्लैंड से मिल्क प्रोड्यूस होता है तो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल हार्मोन कौन सा होता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन, PRL। कौन सा हार्मोन? प्रोलैक्टिन हार्मोन। उधर छोड़ के आ गया हूँ, लेके आता हूँ। ठीक है, चलिए। तो जब प्रोलैक्टिन हार्मोन, जब पीआरएल प्रोलैक्टिन हार्मोन का जब सिक्रेशन होता है तो ये पीआरएल प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करता है बेटा? जीएनएच एक्टिविटी को डिक्रीज कर देता है। जब ये पीआरएल बढ़ता है तो ये क्या करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से जो जीएनएच बन रहा है, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, दैट इज एफएसएच और एलएच, है ना, इसकी एक्टिविटी को ये क्या करता है? डिक्रीज कर देता है। तो ये अगर डिक्रीज हो जाएगा तो फॉलिकल्स का डेवलपमेंट नहीं होगा, ठीक है, समझ आया बात? फॉलिकल्स का डेवलपमेंट नहीं होगा। तो फॉलिकल्स का डेवलपमेंट नहीं होगा तो एग मैच्योर नहीं होगा, और एग का मैच्योरेशन नहीं होगा तो क्या होगा? एग मैच्योरेशन नहीं होगा तो एग रिलीज भी नहीं होगा, एग रिलीज नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो जब बेबी का बर्थ होता है तो 3 से 6 महीने मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता है, मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है फीमेल में। तो मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रहा है इसका मतलब सीधा सीधा ओवुलेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि ओवुलेशन के कारण ही, मतलब अगर फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होगा तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन ये सब बनेगा, ठीक है, तो उसके कारण ही मेंस्ट्रुएशन होता है। तो मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रहा है इसका सीधा साधा मतलब है ओवुलेशन नहीं हो रहा है, एग का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। समझ आ रहा है बात? ठीक है, क्या हुआ भाई? जी तो
दिख रहा है ना, इसको देख के लिख रहे हो? मैं बोला वहां से दिख नहीं रहा होगा बोर्ड, तो पास आ गया। अच्छा अच्छा, चलो ये सब तो आप लोग पढ़े नहीं होंगे। पेपर दिए थे क्या, एग्जाम दिए थे? एग्जाम दिए थे, पढ़े थे कि नहीं वो पता नहीं है। आउटर आउटर में तो बहुत चीटिंग वीटिंग होता है, फिर भी रायपुर शहर में तो कम होता है, लेकिन जैसे बहुत आउटर वाला एरिया होता है, बहुत बहुत आउटर, जैसे इधर बस्तर बस्तर वाला एरिया हो गया, सारंगढ़ एरिया। अच्छा है। हाँ तो, हाँ पुस्तक लेके बैठे थे क्या? पुस्तक लेके बैठने से पूरा पेपर नहीं बन जाता है, क्योंकि अभी जैसे कॉलेज वाले बच्चे लोगों को बुक लेके अगर दे रहे हैं तो उन लोगों को 3 घंटा नहीं लगता, 5-6 घंटा लगता है पेपर लिखने में। है? हाँ अच्छा, वो नहीं पढ़ी मतलब। इसीलिए सीजी बोर्ड का प्रॉब्लम है, उनको सूजी बोर्ड वाले जो क्वेश्चन सेट करते हैं उनको खुद होश नहीं रहता है कि कहाँ से क्वेश्चन देना है। सीजी बोर्ड के जो टीचर वो जो होते हैं, सूजी सूजी नहीं बेटा, सीजी बोर्ड, सीजी बोर्ड वाले जो क्वेश्चन सेट करते हैं उनको कुछ होश नहीं रहता है। हंसने तो बेचारे को, चलो, क्योंकि ये लोग पढ़ाते कुछ और है स्कूल में, और क्वेश्चन सेट कर वाले लोगों का अलग ही अपना माहौल रहता है, वो लोग कहीं से भी क्वेश्चन देते हैं। ठीक है, एक बुक रेफर करना चाहिए ना लोगों को, युग बोध प्रबोध 10 ठोक बुक ये लोग छाप के रखे हैं, है ना। हाँ ये क्या है, 10 ठो युग बोध प्रबोध, कोई स्कूल युग बोध चला रहा है, कोई स्कूल प्रबोध चला रहा है ना, है। और सेंट्रल गवर्नमेंट बोल के रखी है एनसीईआरटी चलाओ, फिर भी इन लोगों को मतलब ये लोग सब पी खा के बैठे रहते हैं। नहीं नहीं, तो आप लोग अभी जो बोर्ड एग्जाम हुआ था उसमें एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आया था कि नॉर्मल युग बोध प्रबोध? तो क्यों मिक्स कर रहे हैं, जब सेंट्रल गवर्नमेंट बोली है कि एनसीईआरटी फॉलो करना है तो आप क्यों युग बोध प्रबोध को घुसेड़ रहे हो? टीचर लोगों से क्या लेना देना, जब सेंट्रल गवर्नमेंट बोली है तो हटा दो उन टीचरों को, नहीं आता है पढ़ाने, बात खत्म। अरे बात ये है ना, गवर्नमेंट जो होती है ना, हर चीज गवर्नेंस से होता है। गवर्नमेंट अगर बोल दी ऐसा होना है तो होना है, और अगर स्ट्रिक्ट हो गई तो किसी की भी हिम्मत नहीं है कि उसको रूल तोड़े। अब गवर्नमेंट ही सुस्त है, लाचार है, ठीक है, करोड़ों रुपया फूक रही है, क्वालिटी नहीं है स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल का बुरा हाल है, बैठने के लिए टेबल नहीं है गवर्नमेंट स्कूल में, दरी बिछा के बच्चे बैठ रहे हैं, छत टपक रहा है, यहाँ ऑफिसर लोग पैसा खा रहे हैं, है ना। सबसे पहली बात तो गवर्नेंस जो होती है वो स्ट्रांग होना चाहिए, अगर गवर्नेंस स्ट्रांग है तब हर चीज़ सही रहता है। सब सुस्त है, खाओ पियो चलो वाले, तो क्या करेंगे? युग बोध प्रबोध एनसीईआरटी, अब एक बच्चा जो है वो कितनी सारी पुस्तकें पढ़ेगा भाई, एक पुस्तक बोलो उसी से क्वेश्चन, तो बात खत्म करो। अब 10 जगह से दे रहे हैं, क्या सेंस है ये? एक्चुअल में जो क्वेश्चन सेट करता है उन्हीं को होश नहीं रहता है, देना कहाँ से? उनको भी मुझे नहीं लगता कि मालूम होगा कि एनसीईआरटी फॉलो करना है 11th-12th, मैं बता रहा हूँ आपको, उनको भी नहीं होश होगा, नहीं रहता है। ये सब ये पुराने जमाने के लोग बैठे हुए हैं, सब ऐसे ही चलता रहता है लोग। चलो तो अभी देखेंगे बेटा, तो ये समझ आ गया। तो 3 to 6 मंथ्स तक के लैक्टेशनल एमेनोरिया रहता है, दैट इज एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, तो ओवुलेशन नहीं होगा तो एग नहीं बनेगा, ठीक है। देन बैरियर मेथड्स, अब बैरियर मेथड्स में ये सब क्या है भाई, कुल मिलाकर के बैरियर यूज कर रहे हैं ताकि मेल गैमेट को फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में जाने से रोक सकें।
तो क्वेश्चंस आता है सबसे पहली बात, तो अधिकतर जो अपन पढ़ते हैं तो कई बार लोगों को ये ध्यान नहीं रहता कि ये चीज जो रहता है मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज होता है, ठीक है। तो मेल और फीमेल दोनों के लिए आता है, तो ध्यान रखेंगे मेल और फीमेल दोनों के लिए आता है। ये लेटेक्स से बनता है, लेटेक्स से बनता है, समझ आ रहा बात, ठीक है। इसका मेन काम क्या है, फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में गैमेट को जाने से रोकना, ठीक है। तो सर्वाइकल कैप, वॉल्स, डायफ्राम, मेनली ये सब फीमेल्स में यूज होता है, ठीक है, फीमेल बैरियर मेथड्स के रूप में। तो इसका भी मेन काम क्या है भैया, बैरियर, ठीक है, बैरियर बना रहा है मेल गैमेट को फीमेल ट्रैक्ट में जाने से रोकने के लिए। आईओडीज, आईओडीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भयंकर क्वेश्चन आता है इससे, समझ आ रहा है, आईओडीज से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है। अब आईओडीज जो है वो कितने टाइप के होते हैं ये आपको मालूम होना चाहिए, नॉन मेडिकेटेड, कॉपर रिलीजिंग एंड हार्मोन रिलीजिंग। तो पहला जो क्वेश्चन आता है कि भैया आईओडीज क्या कर रहा है, जैसे कि बैरियर मेथड क्या कर रहा है, क्या कर रहा है ये मेल गैमेट को फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में जाने से ही रोक दे रहा है, तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस ही नहीं, समझ आ रहा बात, ठीक है। वैसे ही आयोडीज क्या करता है, फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म को प्रमोट करवाता है, क्या कराता है, फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म को प्रमोट कराता है, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, प्रमोट फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म, ठीक है, प्रमोट फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म। फेगोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा, क्या होता है भाई, बताओ। फेगोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है, फेगोसाइटोसिस का मतलब होता है किसी भी फॉरेन बॉडी को एनगल्फ करना, ठीक है, एनगल्फिंग, एनगल्फिंग मतलब क्या होता है, अब खा जाना। जैसे फॉर एग्जांपल ये स्पर्म है, ठीक है, तो ये फीमेल की बॉडी का क्या है भैया, फेगोसाइट, डब्ल्यूबीसीज होते हैं कई फेगोसाइट्स, ठीक है। तो ये क्या करेगा भैया, इसको पूरा ऐसा खा जाएगा, ठीक है, पूरा खा जाएगा। तो फेगोसाइटोसिस को प्रमोट करता है कौन, आयोडीज। ये क्वेश्चन कई बार आता है, स्पर्म का फेगोसाइटोसिस को प्रमोट करता है, ठीक है, कहां पर, इन यूटरस, यूटरस में, क्योंकि बेटा आयोडीज जो रहता है ये कहाँ प्लेस किया जाता है, आयोडीज जो डिवाइस है वो कहाँ होता है फीमेल की बॉडी में, कहाँ होता है भैया जीतू, है कहाँ होता है, दो ना बताओ, पानी के बोतल में क्या रहता है, मैंने तो बता दिया ना, उसके बाद भी अगर कोई नहीं बता पा रहा है तो बादाम खाने की जरूरत है। इंट्रा यूटराइन डिवाइस, तो ऐसा डिवाइस जो यूट्रस में होगा, अच्छा, हाँ हाँ ठीक लगा अभी मेरे को इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, नाम पढ़ो ना, फोकस नहीं है ना तुम लोगों का, ध्यान ही नहीं रहता है, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। तो इसका मतलब है कि ऐसा डिवाइस जो यूट्रस में प्लेस किया जाता है डॉक्टर्स के द्वारा, समझ आ रहा है, पता है क्या होता है इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, क्या, क्या क्या, हर टी शेप का नहीं होता है, एक ही होता है, कॉपर टी बस रहता है, कॉपर रिलीजिंग जो रहता है वही बस टी शेप का रहता है, और बाकी चलो। तो इंट्रा यूट्राइन डिवाइस जो रहता है कहाँ प्लेस किया जाता है बेटा, यूट्रस में। तो यूट्रस में क्या करेगा, ये फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म को प्रमोट करेगा, समझ आ रहा है, ठीक है। और अगर स्पर्म का फेगोसाइटोसिस होगा मतलब स्पर्म को खा लिया जाएगा इम्यून सिस्टम के द्वारा, है ना, तो क्या होगा, स्पर्म अवेलेबल नहीं होगा फर्टिलाइजेशन के लिए, क्लियर हो रहा है बात, ठीक है। चलो तो ये इंपॉर्टेंट है। देन दूसरा नॉन मेडिकेटेड आयोडीज, इसके एग्जांपल्स आपको बिल्कुल याद होने चाहिए, एकदम फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए। नॉन मेडिकेटेड आयोडीज का एग्जांपल है लिप्स, लूप, ठीक है। कॉपर रिलीजिंग आयोडीज का एग्जांपल देखेंगे क्या क्या होगा, कॉपर टी, कॉपर 7,
कॉपर टी, कॉपर 7 और मल्टीलोड 375। ठीक है, कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375। एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट एग्जाम्पल आता है, ठीक है। देन नेक्स्ट, हार्मोन रिलीजिंग आईओडीज के एग्जाम्पल्स आपको ध्यान रखना है। क्या क्या? प्रोजेस्टासर्ट एंड LNG20, प्रोजेस्टासर्ट एंड LNG20। ठीक है, इतना क्लियर है? प्रोजेस्टासर्ट एंड LNG20। LNG लीवोनॉर्जेस्टेरॉल, LNG का फुल फॉर्म क्या है? लीवोनॉर्जेस्टेरॉल। ये एक प्रकार का प्रोजेस्टेरॉन होता है। ये भी प्रोजेस्टेरॉन है, ये भी प्रोजेस्टेरॉन है ना। ये केमिकल प्रोजेस्टेरॉन है, नॉट रियल। ठीक है, तो ये प्रोजेस्टेरॉन लाइक केमिकल्स होते हैं। प्रोजेस्टासर्ट, LNG20, ये क्या होते हैं बेटा? प्रोजेस्टेरॉन लाइक केमिकल्स हैं। तो ये क्या करेगा? प्रोजेस्टेरॉन लाइक केमिकल क्या करेगा? प्रोजेस्टेरॉन की क्वांटिटी को थोड़ा बढ़ा के रखेगा बॉडी में, जिससे क्या होता है? यूट्रस का थिकनेस बढ़ जाता है, म्यूकस का थिकनेस बढ़ जाता है यूट्रस में, जिससे कि स्पर्म की मोबिलिटी कम हो जाती है। स्पर्म मोबिलिटी कम हो जाएगी तो वो एग तक पहुंच ही नहीं पाएगा। ठीक है, समझ आ रहा बात? चलो, तो इम्प्लांटेशन भी नहीं हो पाएगा क्योंकि यूट्रस का थिकनेस बढ़ा हुआ है, तो इम्प्लांटेशन के लिए सुटेबल नहीं है। ठीक है, देन दूसरा, कॉपर रिलीजिंग आयोडीज क्या क्या इंपॉर्टेंट है? ये कॉपर रिलीज करता है, रिलीजेस कॉपर। जैसे ये प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करेगा, प्रोजेस्टेरॉन लाइक केमिकल हार्मोन रिलीज करेगा, ऐसे ही रिलीजेस कॉपर। ठीक है, तो ये जो कॉपर आयन है ये क्या करता है बेटा? ये यूट्रस का जो कंडीशंस रहता है उसको चेंज कर देता है। ठीक है, यूट्रस का कंडीशन को ऐसा चेंज कर देगा कि उसकी मोटिलिटी अफेक्ट होगी। क्लियर है बात? चलिए, देन उसके बाद हम क्या देखेंगे? स्टरलाइजेशन मेथड। इसको आप लोग कर लो, फिर मैं इसको हटा रहा हूं, उन दोनों को अलग से बताऊंगा। हो गया है? चलो, सब डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इसमें, है ना। बस आपको याद रखना है और कॉन्सेप्ट्स। अच्छा, जैसे मैं आपसे पूछूं भाई, चलो बताओ कि ये जो आईओडी है ये कौन से मेथड के थ्रू अप्लाई हो रहा है, मतलब कौन से मेथड में अप्लाई हो रहा है? कि गैमेट फॉर्मेशन को रोक रहा है, या मेल फीमेल गैमेट को मीटिंग से रोक रहा है, या फिर इम्प्लांटेशन को रोक रहा है? हाँ, क्या हो रहा है बोलो? क्या रोक रहा है? और इम्प्लांटेशन को भी तो रोक रहा है। जैसे कॉपर आयन जो होता है वो यूट्रस का कंडीशन को अनसुटेबल बना देता है, जिसके कारण क्या हो रहा है? इम्प्लांटेशन नहीं हो पाएगा। समझ आ रहा बात? ठीक है, बैरियर मेथड क्या कर रहा है? गैमेट बनाना रोक रहा है, स्पर्म एंड एग की मीटिंग को रोक रहा है, या इम्प्लांटेशन को रोक रहा है? हम मीटिंग को रोक रहा है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। चलो, देन नेक्स्ट देखेंगे। इसमें दो टॉपिक हमारा और बचा है, हार्मोनल मेथड एंड स्टरलाइजेशन मेथड। तो हार्मोनल मेथड में देखेंगे, हार्मोनल मेथड। अब हार्मोनल मेथड में क्या क्या है बेटा? एक मिनी पिल्स और एक कंबाइंड पिल्स। अब देखो, मिनी पिल्स एंड कंबाइंड पिल्स। कंबाइंड पिल्स जो होते हैं इसमें
प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन का कॉम्बिनेशन होता है। तो देखो हार्मोनल मेथड का मेन मकसद क्या है? टू प्रिवेंट, इंपॉर्टेंट है ये क्या करता है? टू प्रिवेंट ओव्यूलेशन, टू प्रिवेंट ओव्यूलेशन, समझ आया? इंपॉर्टेंट है ये, टू प्रिवेंट ओव्यूलेशन। तो देखो होगा क्या, प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन अगर बॉडी में बढ़ा हुआ है, ये जो पिल्स होता है, पिल्स का मतलब एक छोटा टैबलेट, स्मॉल टैबलेट को बोलते हैं पिल्स, ठीक है। तो ये जो पिल्स है, ये जो मेडिसिन है, इसको जब खाते हैं तो बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ेगा, ठीक है। अभी तक ध्यान देना, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का लेवल जब बॉडी में इंक्रीज होगा तो क्या होगा भैया, ये क्या करता है, जीएनएच एक्टिविटी को डिक्रीज कर देता है। प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन का लेवल जब बढ़ेगा तो गोनेडोट्रोपिन एक्टिविटी को, गोनेडोट्रोपिन मतलब एफएसएच और एलएच, इसकी एक्टिविटी को क्या किया कर दिया जाएगा बेटा, डिक्रीज कर दिया जाएगा। समझ आ रहा बात? क्या हो क्या है, रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इसलिए बार बार लाइट बोल हो रहा है ना? बाकी दिन नहीं होता है ना? हाँ, ताकि मैं रिकॉर्डिंग ना कर सकूं, है ना? चलो, दिख रहा है आप लोगों को? तो क्वेश्चन आता है कि जो हार्मोनल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल है ना, तो वो कौन से प्रोसेस को रोक रहा है? ओवुलेशन को रोक रहा है, स्पर्म एंड एग की मीटिंग को रोक रहा है, दैट इज फर्टिलाइजेशन को रोक रहा है, या इम्प्लांटेशन को रोक रहा है? क्लियर हो रहा है बात, है ना? तो क्या कर रहा है बेटा, प्रिवेंट ओवुलेशन। चलिए, तो ये कैसे करेगा, ओवुलेशन को कैसे प्रिवेंट करेगा? एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जो ओवरी होता है, ठीक है, ओवरी में फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होगा बेटा, ऐसे ध्यान दो, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, याद आ रहा है ना? प्राइमरी फॉलिकल, फिर उसके बाद सेकेंडरी फॉलिकल, देन टर्शरी फॉलिकल, देन ग्रेफिन फॉलिकल, इसी से एग बाहर निकलेगा, ठीक। तो ये जो फॉलिकल्स है, इसका जो डेवलपमेंट है, इसको कौन प्रमोट करता है? एफएसएच एंड एलएच। देन उसके बाद जब एग बाहर निकल जाता है, दैट इज ओवुलेशन, है ना? तो उसके बाद एक नया स्ट्रक्चर बनता है, क्या? कॉर्पस लूटियम, कॉर्पस लूटियम। अब ये कॉर्पस लूटियम क्या बनाता है भैया? प्रोजेस्टेरॉन। अब ये प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है? इंक्रीजेस थिकनेस ऑफ, बोलो, हाँ, थिकनेस ऑफ एंडोमेट्रियम ऑफ यूटेरस। यूटेरस का जो एंडोमेट्रियम होता है उसके थिकनेस को बढ़ा देता है, उसके थिकनेस को बढ़ाता है ताकि इम्प्लांटेशन हो सके, है ना, और नरिशमेंट मिल सके डेवलपिंग अर्ली एम्ब्रियो को। तो प्रोजेस्टेरॉन जब बॉडी में बढ़ता है तो एफएसएच और एलएच की क्वांटिटी कम हो जाती है। ऐसा इसीलिए है ताकि नया फॉलिकल्स का डेवलपमेंट ना हो सके, ठीक है। तो इसी प्रोसेस का, इसी नेचुरल प्रोसेस का हम आर्टिफिशियली इस्तेमाल करते हैं इन हार्मोनल पिल्स के द्वारा। तो इसमें प्रोजेस्टेरॉन को हम आर्टिफिशियली टैबलेट के द्वारा बॉडी में बढ़ा देते हैं, जिससे कि जीएनएच, एफएसएच और एलएच की एक्टिविटी कम हो जाती है। अगर इसकी एक्टिविटी कम हो गई तो फॉलिकल्स का डेवलपमेंट नहीं होगा और ओवुलेशन भी नहीं होने वाला। समझ आ रहा बात? तो एग ही नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा। अगर स्पर्म चला भी गया फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में तो एग को फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा। एग को फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा तो सीधी सी बात है, बर्थ कंट्रोल होगा। क्लियर हो रहा है बात? चलिए, तो और कुछ पिल्स होते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन होते हैं, प्रोजेस्टेरॉन ओनली। अब यहाँ से ये तो एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हमको समझ आ गया। क्या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हमको समझ आ गया कि भैया ये हार्मोनल मेथड क्या कर रहा है, उसमें क्या होता है, उस पिल्स में, दवाई में क्या रहता है, ठीक है। तो अब ये जो पिल्स होते हैं ये दो तरीके के होते हैं, इसको मैं हटा रहा हूँ, ठीक है। जो पिल्स होते हैं पहले और अभी, मतलब
पुराने ज़माने के पिल्स और अभी के पिल्स, तो इसमें से क्वेश्चन आते हैं। तो जो पहले पिल्स होते थे, जो पहले पिल्स होते थे ओल्ड टाइप के, ठीक है, ओल्ड टाइप के, और अभी जो पिल्स आ रहे हैं न्यू टाइप के। तो ओल्ड टाइप वाले में जो रहता है बेटा, साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, ठीक है। तो पहला जो है लेते थे वो 21 डेज का एक पिल्स होता था, 21 डेज का पिल्स होता है, ठीक है, 21 डेज का पिल्स होता था, समझ आ रहा है, टैबलेट। तो स्टार्टिंग कब से करते थे, जब फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन, जब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होगा, ब्लीडिंग फेस स्टार्ट होगा, ठीक है, तब ये चालू करेंगे। 28 डेज का होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो फर्स्ट डे से स्टार्ट करेंगे, पूरा 21 डेज तक के चलाएंगे। तो इसमें क्या होता है बेटा कि हार्मोन धीरे धीरे बॉडी में बढ़ते जाएगा, ठीक है। शुरू के एक हफ्ता कम रहेगा, दूसरे हफ्ते ज़्यादा रहेगा, तीसरे हफ्ते कम होता जाएगा। फिर हम क्या करेंगे भाई, 21 डेज के बाद टेबलेट खाना छोड़ देंगे। उसके बाद क्या होगा भाई, हार्मोन अचानक से जब डिक्रीज होता है तो क्या होगा, एंडोमेट्रियम का साइज सिकुड़ना चालू होगा और ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। समझ आ रहा बात। तो अगर हम आर्टिफिशियली प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन को अगर हम बढ़ा दें बॉडी में, धीरे धीरे बढ़ाएं, तो क्या होगा बेटा, एफएसएच और एलएच की एक्टिविटी कम होती जाती है। समझ आ रहा बात। तो इसके कारण ओवुलेशन नहीं होगा, लेकिन इसमें साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते थे, है ना। उसमें हेल्थ बढ़ जाता था, थायराइड प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर, दुनिया भर का बीमारी उसमें होता था। समझ आ रहा बात। न्यू टाइप जो है वो ज़्यादा सेफ है और क्वेश्चन इससे आते हैं। न्यू टाइप का जो अभी है हमारा, ठीक है, पिल्स जो इंडिया में है मेनली, उसको हम बोलते हैं सहेली। क्या है बोलते हैं, सहेली, है ना। अब जीतू बोलेगा सर दोस्त क्यों नहीं बोलते उसको, तो भैया वो लड़कों के लिए थोड़ी ना है, हाँ फीमेल्स के लिए, तो सहेली बोलेंगे। हाँ क्या बोल सकते हैं, बेस्टी बेस्टी भी बोल सकते हैं। हाँ, तो सहेली जो रहता है ये एक कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है, ठीक है। इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं बेटा आजकल, ठीक है। कंपैरेटिवली ये पहले के मुकाबले सेफर ड्रग है, सेफ मेडिसिन है ये, ठीक है। हाँ, इसको इंडियन साइंटिस्ट के द्वारा CDRI में बनाया गया है, दैट इज सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, लखनऊ, लखनऊ इंडिया, ठीक है। तो इंडियन साइंटिस्ट के द्वारा बनाया गया ये मेडिसिन है। पहले हम फॉरेन मेड खाते थे जिससे कि बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते थे, तो CDRI के द्वारा बनाया गया है। दूसरा, ठीक है, ये सेफ होता है, ठीक है, समझ आ रहा बात। तीसरा, ये वीकली पिल्स है, ये वीकली पिल है। तो वीकली पिल का मतलब क्या होता है भाई, जैसे इसको रोज खाना है, अब 2-3 दिन भूल गए तो फिर मेंस्ट्रुएशन गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। तो ये वीकली पिल्स है, अब संडे संडे बांध लिए, है ना, हर संडे खाना है, तो ये क्या करेगा, और ये प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करेगा, और इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन लाइक केमिकल होता है, प्रोजेस्टेरॉन लाइक केमिकल होता है, ठीक है। सिंगल मेडिसिन मतलब सिंगल हार्मोनल पिल है, कंबाइंड नहीं है ये, ठीक है। दूसरी चीज, ये नॉन स्टेरॉयडल प्रिपरेशन है, नॉन स्टेरॉयडल प्रिपरेशन है, नॉन स्टेरॉयडल प्रिपरेशन है ये, समझ आया। नॉन स्टेरॉयडल प्रिपरेशन, नॉन स्टेरॉयडल प्रिपरेशन का मतलब होता है क्या, जिसमें स्टेरॉयड नहीं है। जनरली जो मैंने आपको पिछले क्लास में भी बताया था, स्टेरॉयड जो होते हैं, जो हार्मोन्स होते हैं, मेल सेक्स हार्मोन, फीमेल सेक्स हार्मोन, दे आर स्टेरॉयड हार्मोन, समझ आ रहा है। तो अगर वो नेचुरल टाइप का स्टेरॉयड अगर लेते हैं, स्टेरॉयड डायरेक्टली स्टेरॉयड लेते हैं, जैसे कि ओल्ड टाइप के पिल्स में स्टेरॉयड होते थे, तो उसके साइड इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा होते हैं बॉडी में, डायबिटीज़ हो गया, तो थायराइड हो गया, ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। तो ये नॉन स्टेरॉयडल प्रिपरेशन है, इसीलिए साइड इफेक्ट बहुत मिनिमम होता है, समझ आया बात, ठीक है। तो सहेली इज अ सेफ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, CDRI से बना है,
सेफ होता है, वीकली पील है, नॉन स्टेरॉयडल प्रिपरेशन है और इसमें प्रोजेस्टेरॉन बस होता है, ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन ओनली। क्लियर है? बोलो, बताओ क्यों हंस रहे, बताओ ना जी। हाँ, बोलो बोलो बोलो, शर्माओ मत। चलो, हो गया, क्लियर है? जानते हो इसके बारे में? क्यों भाई जीतू, पढ़े हो ना? पढ़े हो पूछ रहा हूँ। हाँ, देखे हो? मेडिकल स्टोर है क्या? देखे हो बोल रहे हो? चलो, तो क्लियर है बेटा, ये बहुत क्वेश्चन आता है इसमें, है ना, इंपॉर्टेंट है ये। चलो देन नेक्स्ट देखेंगे, इसमें एक और होता है बेटा इमरजेंसी पिल्स, ठीक है, एक और टाइप होता है इमरजेंसी पिल्स। इमरजेंसी पिल्स, इमरजेंसी पिल्स। अब ये इमरजेंसी पिल्स क्या होता है? देखो जैसे मार्केट में, हाँ तुरंत नहीं खाना पड़ता है ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो अनवांटेड, अगर जैसे फॉर एग्जांपल कि अनवांटेड अगर बर्थ होने का चांस है, जैसे भी नहीं चाहते कि बर्थ हो बेबी का, है ना, स्पर्म की एंट्री हो गई है किसी भी कारणवश, समझ आ रहा है, और हम और जो रहता है चाइल्ड प्रोड्यूस नहीं करना है, तो अब उस केस में ये इमरजेंसी केस है कि भाई अगर फर्टिलाइजेशन हो गया, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट चालू हो गया, तो अब बाद में 1 महीने 2 महीने 3 महीने बाद फिर वो एबॉर्शन का लफड़ा ना पाले, क्योंकि वो लीगल इलीगल का आता है, प्रॉब्लम्स होते हैं, तो इससे बेटर है कि अगर मालूम है कि मे भी हो सकता है, ठीक है, कि ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का मिड फेज चल रहा है, तो उस समय देयर इज अ चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, तो अगर उस समय स्पर्म की एंट्री हो गई है और अगर देयर इज अ नो प्लानिंग फॉर बेबी, तो ये इमरजेंसी पिल्स का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो मार्केट में जो है कुछ एग्जांपल्स हैं जो आते हैं, जैसे कि अनवांटेड 72, पहले टीवी में भी ऐड आता था, अनवांटेड 72, ये एक्चुअल में अनवांटेड का मतलब नहीं चाहते बेबी करना, है ना, तो विद इन 72 आवर्स, विद इन 72 आवर्स, ठीक है, तो 3 दिन के अंदर ये टेबलेट लेना रहता है, जिससे क्या होगा भैया, अब इसमें क्या रहता है, हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, तो जैसे ये टेबलेट खाएंगे तो बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन का लेवल एकदम हाइक होगा, तो आपको मालूम है कि प्रोजेस्टेरॉन बढ़ने के बाद जब नीचे घटता है तो क्या होता है, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो अगर मान के चलो मेंस्ट्रुअल साइकिल का 15th डे है, 15th डे है और उस समय खाते हैं, तो बेटा 1-2 दिन बाद फिर मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाएगा, तो इससे एक ही साइड इफेक्ट है, इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन या हैवी ब्लीडिंग के चांसेस होते हैं, ठीक है, समझ आ रहा है, इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन और हैवी ब्लीडिंग के चांसेस होते हैं, क्लियर है बात? चलिए द नेक्स्ट इसमें देखेंगे, फिर हम लोग इसको मैं हटा रहा हूं, हार्मोनल मेथड के बाद एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आएगा स्टरलाइजेशन मेथड, ठीक है, स्टरलाइजेशन मेथड। चलो, स्टरलाइजेशन मेथड, स्टरलाइजेशन मेथड में दो है, वासेक्टमी और ट्यूबेक्टमी, वासेक्टमी और ट्यूबेक्टमी। वासेक्टमी क्या होगा,
जैसे ये टेस्टिस है, ये वास डिफरेंस है, ठीक है। तो वास डिफरेंस को क्या किया जाता है बेटा, कट कर दिया जाता है और ऐसा इसको टाई कर दिया जाता है, कट करके इसको बांध देते हैं, ठीक है, ऐसा। तो इससे क्या कर रहे हैं, यहाँ जो स्पर्म बनेगा, हाँ, यहाँ जो स्पर्म बनेगा वो इजैकुलेटरी डक्ट में नहीं जा पाएगा, इजैकुलेटरी डक्ट में नहीं जा पाएगा तो सीधी सी बात है यूरेथ्रा में नहीं जा पाएगा, तो बॉडी से बाहर नहीं निकल पाएगा, ठीक है। दूसरा, ट्यूबेक्टमी में क्या कर रहे हैं अपन, हाँ, फैलोपियन ट्यूब को कट करके, हाँ, टाई कर देंगे, ये ऐसा, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, ओवरी से एग बनेगा, यहां तक आके रुक जाएगा। तो यहां पर स्पर्म अगर आया भी तो क्या होगा बेटा, हाँ, एग तक नहीं पहुंच पाएगा, समझ आया, एग तक नहीं पहुंच पाएगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो यहां पर ये हम क्या कर रहे हैं, एक प्रकार से ट्रांसपोर्ट को भी रोक रहे हैं और मेटिंग ऑफ स्पर्म एंड एग को भी रोक रहे हैं, दोनों काम हो रहे हैं, समझ आया बात, ठीक है। ओवुलेशन को नहीं रोक रहे हैं, कई बार ऐसा रहता है कि ओवुलेशन को रोक रहे हैं, क्या ऐसा क्वेश्चन आता है, उसमें ट्यूबेक्टमी आता है, तो ध्यान रखना ओवुलेशन को नहीं रोक रहे हैं, ओवुलेशन होगा, एग आएगा, लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, क्लियर है। चलो हटा दें। देन नेक्स्ट इसमें देखेंगे हम लोग एमटीपी और मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। सरोगेसी हो सकता है, क्योंकि जो अर्ली एम्ब्रियो उसको यूट्रस में डालेंगे, सरोगेसी हो सकता है ना भाई। अगर किसी में ट्यूबेक्टमी हुआ है तो सरोगेट मदर बन सकती है, क्या बन सकती है, नेचुरल मदर नहीं बन सकती। सरोगेट मदर में क्या होता है कि फर्टिलाइज्ड जो एग है, जाइगोट या अर्ली एम्ब्रियो मोरुला ब्लास्टुला स्टेज में यहाँ डाल देते हैं, यूट्रस में इम्प्लांट डाल दिए, वो इम्प्लांटेशन हो जाएगा, एग से कोई लेने देना नहीं है, नेचुरल फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, इसीलिए नेचुरल मदर नहीं बन पाएंगे, ठीक है। चलो, एमटीपी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। अब इसमें जो एक दो क्वेश्चन ही आता है मेन मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी से, क्या एमटीपी, ठीक है, एमटीपी और क्या बोलते हैं अपन, एमटीपी दैट इज मेडिकल टर्मिनेशन, टर्मिनेशन का मतलब कोई चीज को हटाना, रोकना, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, और इसको शॉर्ट में एबॉर्शन भी बोलते हैं, ठीक है। चलो अब देखो एमटीपी कब किया जाता है, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। जरूरत कब होती है, एमटीपी की जरूरत कब होती है, अनवांटेड बेबी का बर्थ होने वाला हो, अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स हो, ठीक है, एंड रेप केसेस हो, तो इस केस में या फिर जो चाइल्ड डेवलप हो रहा है मे बी उसमें कोई जेनेटिक डिसीज हो, ठीक है, और बच्चा पैदा होगा तो हो सकता है बच्चे को परेशानी हो या बच्चा पैदा होने से मदर को कोई परेशानी हो, तो इस टाइप के, समझ आ रहा है, तो इस टाइप के कोई भी केसेस में एमटीपी किया जाता है लीगली, ठीक। मतलब अगर कोई मैरिड कपल है, वो चाहते हैं भाई बेबी प्रोड्यूस नहीं करना है, ठीक है, लेकिन उसका रीज़न बताना होगा, कोई जेनेटिक बीमारी होगा या मदर को कोई प्रॉब्लम हो सकता है बच्चे पैदा करने से, या बच्चा पैदा होगा तो उसको कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये लीगली ऐसा होता है। बट इलीगल जो रहता है वो क्या होता है, फीमेल चाइल्ड है, सोनोग्राफी से पता चल गया, फीमेल फिटिसाइडिस होता है ना ऐसा, तो मोस्ट ऑफ द टाइम
मैक्सिमम कंट्रीज में लाइक इंडिया ऑल्सो, तो जो मैक्सिमम जो एमटीपी होता है वो इलीगल तरीके से होता है। क्या? फीमेल फिटिसाइडिस, इसका एक सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है फीमेल फिटिसाइडिस। फीमेल्स को बोलते हैं ना बेटा, पैदा होने से पहले ही किल कर दिया जाता है अबॉर्शन के थ्रू, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ मेल चाइल्ड प्रोड्यूस करने की जो उनकी चाहत होती है और फीमेल ना प्रोड्यूस करने का उनका मन होता है, ऐसा किया जाता है, बट ये इलीगल होता है। इसके पीछे बहुत नियम है, फिर भी लोग ऐसा करते हैं, ठीक है। सास, मेनली सास लोग ऐसा प्रमोट करते हैं। सास समझते हो? सास क्यों भाई जीतू, सास का मतलब समझते हो? सांस, हाँ सर, जो लेते हैं और छोड़ते हैं वो सांस नहीं, बहुओं की जो सांस होती है मेन उनके कारण होता है, ठीक है। ऐसा होता है ना, नहीं मेरे को तो पोता ही चाहिए, पोती नहीं चाहिए, है ना, समझ आ रहा बात? तो इस टाइप के जो होते हैं, खुद एक फीमेल है और एक फीमेल को मारना चाहते हैं, तो दैट इज मतलब ऐसा नहीं है कि कम पढ़े लिखे होने से ऐसा होता है, ज़्यादा पढ़े लिखे वाले भी होते हैं। पढ़ाई लिखाई से अच्छी सोच का कोई लेना देना नहीं है, पढ़ाई लिखाई से अच्छी सोच का कोई लेना देना नहीं है। अभी एक कौन सी इसमें? अच्छा अच्छा, हाँ, अच्छा अच्छा, नहीं देखा हूँ मैं। बहुत सारी चीज़ें बनी बेटा, बहुत सारी मूवी बनी है इसके ऊपर। हाँ मालूम है, ये मूवी नहीं देखा हूँ, ऐसे बहुत सारी मूवीज़ बनी है, बहुत सारे ऐसा कुछ बना है ना। तो मेरा एक मानना है कि अच्छी सोच का पढ़े लिखे होने से, गरीब अमीर होने से कोई लेना देना नहीं है। अच्छी सोच किसी की भी हो सकती है, कम पढ़े लिखे, गांव के, शहर के, गरीब अमीर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अभी जैसे राष्ट्रपति पुरस्कार मिला एक जो फीमेल है, ठीक है, वो साउथ साइड की है, तो वो क्या, तो मतलब ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है वो, गांव की है, लेकिन बहुत सारे जड़ी बूटी के बारे में मालूम है उसने, बहुत लोगों का हेल्प किया, ठीक है। तो ये उसकी अच्छी हेल्प है, अच्छी सोच है, उसने अच्छा काम किया। कोई पढ़ी लिखी नहीं है यहाँ पर, तो पीएचडी वीएचडी भी कर लेते हैं, फिर भी कोई काम धंधा नहीं है, और वो राष्ट्रपति पुरस्कार तो भूल ही जाओ आप। तो पढ़ने लिखने से आपकी सोच बदल जाएगी ऐसा नहीं है। हाँ, पढ़ाई लिखाई से आप अपनी सोच को डेवलप कर सकते हो, लेकिन अच्छी सोच या बुरी सोच वो हमारे ऊपर होता है। अच्छी सोच या बुरी सोच, अच्छा काम या बुरा काम, वो हमारे ऊपर होता है, ठीक है। पढ़ाई लिखाई उसमें सिर्फ एक एक सहारा है कि हम चीज़ों को अच्छा जान सकते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, आप पी के आ जाओ, बिल्कुल पी लो। नहीं वो वहाँ बाथरूम साइड वाला जो, मतलब वहाँ जो बॉटल रखा हुआ रहता है ठंडा वाला जो मटकी का, वो पीता है। चलो ठीक है। तो ये बहुत ही, मतलब आपको बता दूं, वर्ल्ड पॉपुलेशन का जितने बच्चे पैदा होते हैं, करीब करीब उसका 1/5, अगर मान के चलो कि 1 करोड़ बच्चे पैदा हो रहे हैं एक साल में, तो उसका 1/5 20 लाख एमटीपी के द्वारा किल कर दिया जाता है, अलग अलग रीजन से। उसमें मैक्सिमम हेल्दी बेबीज होते हैं, खासतौर पर फीमेल्स। बहुत सारे कंट्रीज हैं जहाँ पर, समझ रहे हो, मेलनेस को ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। इंडिया में भी वैसे, इंडिया भी वैसी है। हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पर फीमेल गॉडेस को ज़्यादा माना जाता है, मतलब फीमेल भगवान को हम ज़्यादा मानते हैं, हर कोई, है ना। फिर भी हम फिर भी हम वही काम करते हैं। तो ये एक सोच जरूरी है, और एक्चुअल में जब तक रूल नहीं होगा कि 2 बेबी से ज़्यादा ना हो, तब तक ये फीमेल फेटिसाइटिस होता रहेगा। क्योंकि अगर एक फीमेल हो जाता है अगर बर्थ, तो अधिकतर घरों में दूसरा चाइल्ड अगर फीमेल है तो उसको किल कर दिया जाता है, ऐसा होता है, ठीक है। तो अभी बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है, पहले के मुकाबले अभी बहुत स्ट्रिक्ट हो गया। हर सोनोग्राफी जो सेंटर्स होते हैं वहाँ बहुत रूल रेगुलेशन है, इतना ज़्यादा है कि अगर गलती से पता चल गया तो सब अंदर हो जाएंगे, सील हो जाता है, इतना अच्छा हो गया अभी रूल। सीसीटीवी कैमरे रहते हैं, जरूरी है सीसीटीवी कैमरा रिपोर्टिंग के दरमियान, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ों में रेस्ट्रिक्शंस बाकायदा लिखा रहता है, और अगर आप बता दोगे कि इसने बताया है, इस डॉक्टर ने बताया है, ऐसा हुआ है, तो इनाम में मिलेगा। इस टाइप के बहुत सारे, मतलब गवर्नमेंट अपनी तरफ से कर रही है जितना कर सकते, 10,000 ऐसा, 20,000,
बता देना देख देख के अपने हिसाब से, ठीक है? हैं? नहीं, गवर्नमेंट से डिमांड नहीं कर सकते, हॉस्पिटल वाले से कर सकते, मैं बता दूंगा तू बताया है करके, उससे कर सकते हो। गवर्नमेंट का तो फिक्स है कि भाई चलो ठीक है, तुमको इनाम देनी इतना देगा, 1000 2000 10,000 जितना भी वो करे। हॉस्पिटल वाले से तुम ज़्यादा ऐड सकते हो कि देखो तुमने उसको बताया है, मेरे को मालूम है, इतना दो, नहीं तो मैं गवर्नमेंट को जाके बता दूंगा, ठीक है? हाँ, कल से ये काम चालू करो, पैसे कमाने। कई लोग करते हैं ऐसा, विदेशों में तो बहुत होता है ऐसा, फर्जी मेडिक्लेम। यहाँ बहुत कम है, यहाँ पर उतना ज़्यादा नहीं माना जाता। कोर्ट कचहरी का थोड़ा रूल रेगुलेशन हमारा अलग है। तो गरीब आदमी जो जिसके साथ सच में गलत हुआ है, वो जब जाके वो अर्जी देगा तो कितने साल बाद उसका वो ठीक होगा, क्योंकि भैया सामने वाले के पास पैसा है, वो वकील डेट पे डेट, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख ऐसे में 20 साल निकल जाते हैं, सामने वाला सब भूल जाता है। समझ आ रहा है? चलो, तो एमटीपी जो रहता है किस कंडीशंस में, मैंने बता दिया आपको कौन से कंडीशंस में किया जाता है, ठीक है? बीमारी उमारी है, कुछ प्रॉब्लम है। दूसरा, ये सेफ कब तक रहता है? तो सेफ अप टू फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ये आता है क्वेश्चन, फर्स्ट ट्राइमेस्टर और 3 मंथ्स, ठीक है, ऑफ प्रेगनेंसी, 3 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद सेफ नहीं होता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि 3 महीने के बाद प्लासेंटा फुली फॉर्म्ड हो जाता है, तो अगर उसको अलग करेंगे यूट्रस से तो हैवी ब्लीडिंग होने का चांसेस रहता है, जिससे डेथ भी हो सकती है, ठीक है? तो कंपैरेटिवली सेफ अप टू फर्स्ट ट्राइमेस्टर, 3 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी। उसके बाद भी होता है मेडिकल सुपरविजन में, बट सेफ इस समय माना जाता है, ठीक है? चलो, इसको हटा रहा हूं मैं। देन नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इनफर्टिलिटी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी, ठीक है? इनफर्टिलिटी क्या होता है? अगर कोई नॉर्मल कपल 2 साल तक चाइल्ड रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, अगर कोई नॉर्मल हेल्दी कपल 2 साल तक चाइल्ड रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, तो वो इनफर्टाइल कहलाता है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, मतलब ये नॉर्मल कपल की बात कर रहे हैं, ठीक है, जो बेबी प्लान करना चाहते हैं लेकिन 2 साल तक नहीं हो रहा है, ठीक है, नेचुरली दे आर इनफर्टाइल। पहले 1 साल था, लेकिन 1 साल इसलिए हटा दिए कि भैया आजकल शादी के बाद 1 साल तो बोलते नहीं नहीं 1-2 साल बाद ही प्लान करेंगे बेबी का, हम पहले जॉब सेटलमेंट कर लें, बिजनेस सेटलमेंट कर लें, काम धाम थोड़ा ठीक कर लें, उसके बाद बेबी प्लान करेंगे, ठीक है? अब ऐसा नहीं कि किसी का प्लानिंग है 1 साल बाद प्लान करने का और उसके बाद फिर बोले कैसे 1 साल हो गया, एक शादी के 1 साल बाद जैसे बेबी प्लान नहीं हुआ। कई लोगों का अलग प्लानिंग रहता है, काम धाम सेट करना है कुछ और, अब 1 साल बाद नहीं हुआ शादी के बाद, तो फिर ऐसा थोड़ी ना बायो पढ़ने वाले बोल देंगे ये इनफर्टाइल है। मैंने पढ़ा है बुक में 1 साल तक बेबी शादी के बाद नहीं हुआ तो ये इनफर्टाइल है, तो ऐसा नहीं होता है ना? समझ आ रहा बात? तो अभी तो कई लोग ऐसे ही है, जैसे मेट्रो सिटीज में तो इतना काम का प्रेशर रहता है, 2-2 3-3 साल तक के बेबी प्लान नहीं करते हैं शादी के बाद, करते हैं ऐसा लोग, ठीक है? तो ऐसा नहीं कि इनफर्टाइल हो गए। लेकिन अगर एक नॉर्मल पर्सन है जो चाहते हैं बेबी प्लान करना, तो 2 साल तक अगर प्लानिंग करने के बाद भी नहीं हो रहा, तो दे आर इनफर्टाइल। समझ आ रहा बात? तो इनफर्टाइल जो पर्सन होते हैं, कपल्स होते हैं, ठीक है, तो उसको कैसे करेक्ट किया जाएगा, उसको कैसे करेक्ट किया जाएगा, ठीक है? तो उसको करेक्ट करने के लिए टेक्निक होता है ART। क्या होता है? क्या होता है? आरती? अच्छा ठीक है, मैं सोचा आरती बोल रही हो क्या? ऐसा तो कुछ नाम नहीं जानते ना, मतलब ऐसा तो कोई नाम नहीं है ना, मतलब ये नाम लेने के बाद कुछ अजीब सा हुआ सर, एकदम धक्क से, ऐसा तो नहीं है ना जीतू सर? इसमें एक चीज की कमी है, आई लगा दो सर,
बस चलो, तो ART का फुल फॉर्म क्या है भैया? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये जो टेक्नोलॉजी है बेटा, ये जो टेक्नोलॉजी है, इसके थ्रू ऐसे मैरिड कपल्स जो इनफर्टाइल हैं किसी भी कारणवश, ठीक है, उनको हम लोग क्या कर सकते हैं? असिस्ट कर सकते हैं, ऐसा है ना। असिस्ट, असिस्ट मतलब उनकी हेल्प कर रहे हैं कुछ मशीन टेक्नोलॉजी की मदद से, हम उसको इनफर्टाइल से फर्टाइल बनाएंगे। ठीक है, तो इनफर्टिलिटी जो होता है वो मेल के कारण होता है कि फीमेल के कारण होता है? दोनों हो सकता है, दोनों की वजह से हो सकता है। मेल भी इनफर्टाइल हो सकते हैं, फीमेल भी इनफर्टाइल हो सकते हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि सबसे ज्यादा केसेस मेल इनफर्टिलिटी के होते हैं। लेकिन जो सास लोग होते हैं, सास, सास, बहुओं की सास, सास लोग सीधा सीधा ब्लेम किस पे करते हैं? बहुओं पे, फीमेल्स पे। तेरे कारण ही बच्चा नहीं हो रहा है, तेरे कारण ही मेरे को पोता नहीं मिल रहा है, तू ही कारण है, ऐसा वैसा दुनियादारी, भाग यहां से ये। ठीक है, समझ आ रहा बात है? क्या बोल रहा है? तो सास लोगों का बड़ा ड्रामा रहता है कि तेरे कारण ही मेरे को पोता नहीं मिल रहा है। अब जब चेक कराने जाते हैं तो पता चलता है उस बेटे का ही कारण है, बेटा ही उसका इनकेपेबल है। और मोस्ट ऑफ द केसेस में इनफर्टिलिटी, मोर देन 50% केसेस में, 50 से ज़्यादा ही बोलूँगा, मोर देन 60-65% केसेस में इनफर्टिलिटी का मेन कॉज मेल्स होते हैं। बहुत सारे रीज़न होते हैं, हार्मोन नहीं बन रहा है, स्ट्रेस होता है, जैसे भाई फीमेल अगर वर्किंग मेल है, स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा होता है, स्ट्रेस के कारण स्पर्मेटोजेनेसिस इफेक्ट होता है। स्ट्रेस के कारण बॉडी में बहुत सारे डिफरेंट हार्मोन्स बनते हैं, वो हार्मोन क्या करते हैं? बॉडी के अलग अलग फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को कम कर देते हैं। ठीक है, समझ आ रहा बात? ठीक है, हाँ। चलो, तो जो मेल्स हैं, समझ आ रहा बात, हार्मोनल प्रॉब्लम है या और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स के कारण, अपन आगे देखेंगे एक एक करके। ठीक है, इम्पोटेंसी भी हो सकता है ना, ड्यू टू अनेबल टू इनसेमिनेट सेमेन इनटू फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, समझ आ रहा बात, ये भी होता है। लो स्पर्म काउंट होता है, स्पर्म मोटिलिटी कम होता है, तो ये सारे रीजंस हैं। ठीक है, फीमेल में दो रीजंस होते हैं इनफर्टिलिटी के, या तो एग मेंस्ट्रुअल साइकिल सही नहीं चल रहा है, तो ये आसानी से समझ आ जाता है। देखो, मेंस्ट्रुअल साइकिल सही नहीं चल रहा है तो ये आसानी से समझ आ जाता है बेटा कि मेंस्ट्रुएशन सही नहीं चल रहा है। डॉक्टर के पास गए, करेक्शन करवा लिए, मेडिसिन से मेंस्ट्रुअल साइकिल वापस रिपीट नॉर्मल हो जाता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल सही चल रहा है मतलब ओव्यूलेशन हो रहा है मोस्ट ऑफ द केसेस में। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि इम्प्लांटेशन के बाद एम्ब्रियो का डेवलपमेंट को यूट्रस सपोर्ट नहीं कर रहा है। फर्टिलाइजेशन हो गया, इम्प्लांटेशन के बाद, इम्प्लांटेशन के बाद मतलब इम्प्लांटेशन नहीं हो पा रहा है या एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट सपोर्ट नहीं हो पा रहा है, प्रोजेस्टेरॉन जो रिलीज होता है कॉर्पस ल्यूटेम से वो सही तरीके से नहीं हो रहा है, हार्मोनल इम्बैलेंस है बॉडी में, तो यूट्रस में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। ये कुछ रीजंस होते हैं फीमेल्स, लेकिन मेल्स में बहुत सारे रीजंस पाए जाते हैं। तो जनरली चेक जो करवाया जाता है मेल फीमेल दोनों का, तो लेकिन जब सास लोग ऐसा भेजते हैं जा चेक करवा के आओ, तो ज़्यादातर बोलते हैं तू चेक करवा के आना रे, हैं समझ आ रहा है कि नहीं, है ना। तो ये ऐसा टाइप का होता है। और नहीं मम्मी जी इनका भी होगा चेक, दोनों का होता है, ये क्यों कराएगा, लड़का है मेरा बेटा। ये एकदम कॉमन बातें हैं, समझ आ रहा है बात? ठीक है, तो अच्छा इधर आओ, क्यों मस्ती कर रहे हो? हाँ हाँ, बाद में पता चलता है बेटे का ही सारा फॉल्ट है। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसे ही होता है। देन दूसरा एक और ऐसे ही कि अब लड़की पैदा हो गई तो खूब पीट रही है, लड़की पैदा की, लड़की पैदा की, अरे वो क्या करेगी बेचारी, शी इज गिविंग ओनली एक्स क्रोमोसोम। किस्मत भाई, ये तो बाय चांस प्रोसेस है, एग में तो खाली एक्स क्रोमोसोम होता है और स्पर्म दो टाइप का होता है, एक्स और वाई। अब ये तो मेल की किस्मत है कि एक्स स्पर्म डोमिनेंट है या वाई स्पर्म, कौन फर्टिलाइज किया,
हाँ, तो ये फर्टिलाइज किया तो फीमेल, इसने फर्टिलाइज किया तो मेल। इसके लिए भी दोष फीमेल को दिया जाता है। मेरा बस चले तो मैं इंडिया के सारे सास लोगों को जूम वीडियो पे लेकर के समझाऊं, देखो ये ऐसा है, तो गलती किसकी है? गलती नहीं बोलेंगे, किसके कारण हो रहा है वो सब हम नहीं जानते बोलेंगे वो सब हम नहीं जानते, हमारे बेटी कोई गलती नहीं, मेरा बेटा सही है। चलो हाँ, क्लियर हो रहा है ये इनफर्टिलिटी में क्या क्या हो रहा है। चलो, तो बहुत सारे रीजन होते हैं, कुछ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी भी होती है, लाइक विटामिन ई की डेफिशिएंसी होती है कई बार, जो कि गैमेटोजेनेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हार्मोनल डेफिशिएंसी होती है, उसके कारण भी होता है। समझ आ रहा बात? चलिए, तो अब हम देखेंगे बेटा जो ART है, हाँ, जो ART है उसमें दो तरीके अपनाए जाते हैं। पहला क्या भैया, एक होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, और एक होता है इन विवो फर्टिलाइजेशन। और क्या होगा सर? ओप्पो भी होगा क्या? वीवो है तो है? नहीं, वीवो है तो ओप्पो भी होना चाहिए, नहीं? चलो, तो इन विवो फर्टिलाइजेशन क्या है और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या है? अगर फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होगा, फर्टिलाइजेशन आउटसाइड दी बॉडी, आउटसाइड दी बॉडी, तो उसको इन विवो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या है बेटा? फर्टिलाइजेशन इनसाइड दी बॉडी, सॉरी ये उल्टा लिख दिया हूं, फर्टिलाइजेशन इनसाइड दी बॉडी और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन आउटसाइड दी बॉडी। ठीक है, तो ध्यान रखना, कई बार यही क्वेश्चन आता है, इन विवो फर्टिलाइजेशन क्या है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या है। क्लियर हो रहा है बात? तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो है ये बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन हो रहा है ना? तो अब होगा क्या, देखो कई विदेशों में है ना, कई फॉरेन कंट्रीज में जो सेना के लोग होते हैं वो लोग क्या करते हैं कि स्पर्म बैंक में अपना स्पर्म को स्टोर करवा देते हैं कि इन फ्यूचर डेथ वगैरह हो गई तो उनकी जो पार्टनर है, उनकी जो वाइफ है, मे भी वो कॉन्सीव कर सके या प्रेग्नेंट हो सके उस स्पर्म से। तो स्पर्म को स्टोर कराया जा सकता है, एग को भी स्टोर कर सकते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन बोलते हैं। ठीक है, 10 साल 20 साल के लिए आराम से स्टोर कर सकते हैं स्पर्म को। ठीक है, तो स्पर्म को स्टोर कर सकते हैं। स्टोर करने के बाद अगर कभी फीमेल चाहे कि भाई मुझे रिप्रोड्यूस करना है एक और चाइल्ड डेथ के बाद, आफ्टर डेथ ऑफ द मेल, ठीक है, तो वो स्पर्म के द्वारा अपने एग से फर्टिलाइजेशन करवाएंगे। अब ऑब्वियसली बाहर फर्टिलाइजेशन करवाएंगे, ठीक है, बॉडी के बाहर, दैट इज इन विट्रो। बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन करवा करके वो अपने यूट्रस में इम्प्लांट करवा सकते हैं या फेलोपियन ट्यूब में डाल सकते हैं फर्टिलाइज्ड एग को। ठीक है, फर्टिलाइज एग गया जाइगोट, मोरुला, ब्लास्टुला स्टेज में अपन डाल दिए फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में। ठीक है, समझ आ, यूट्रस या फेलोपियन ट्यूब में डाल दिए, अब वो प्रेगनेंसी स्टार्ट हो सकती है। क्लियर हो रहा है बात? अब जैसे कि भैया ये प्रोसेस करने के बाद घर आए और प्रेगनेंसी स्टार्ट हो गई, तो भैया विदेश में बाजू वाले पूछ रहे हैं हाउ, तो बोले इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? IVF, शॉर्ट में इसको IVF बोलते हैं। आप लोगों ने ऐसा सुना होगा ना, बट पेपर न्यूज में आता है ना ऐसा कि बच्चा पाने की चाहत में ये वो करो, ऐसा तो आता है ना बेटा कि आप भी माँ बन सकते हैं IVF टेक्निक के द्वारा। ये वही है, टेस्ट ट्यूब बेबी, टेस्ट ट्यूब बेबी यही है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन को ही टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं। ठीक है, तो IVF और टेस्ट ट्यूब बेबी, तो आप जैसे भाई वो अपने पड़ोसी को बोल दी विदेशी महिला IVF टेस्ट ट्यूब बेबी, ओह गुड, ठीक है। हाँ, और यहाँ अगर ऐसा हो, सुन रहे हो, देख रहे हो, सुने वर्मा जी की बहू 2 साल हो गया उसके हस्बैंड को मरी, प्रेग्नेंट कैसे हो गई? पूरे मोहल्ले और शहर को पता चल जाएगा।
और अगर बाजू वाले बोल दिए कि भाई ये तो आईवीएफ या टेस्ट ट्यूब बेबी के थ्रू है, इस फॉर्म ऐसा, हमको मत समझाओ, ये सब ज्ञान हमको मत दो, हमको सब पता है, हमको सब पता है सब पता है, हमको ज्ञान मत सिखाओ, ये आईवीएफ टेस्ट ट्यूब ये सब बहाना है। ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। ये हम तो कभी सुने नहीं आज तक, हम तो कभी जाने नहीं, होता ही नहीं है ये सब। देखो जी वर्मा जी, अरे भाई साहब ऐसी बात नहीं है वर्मा जी, मेरे सामने तो बात ही मत करो आप, तो इस टाइप का बातें होता है, समझ आ रहा है। तो पढ़े लिखे लोग भी इस टाइप की बातें करते हैं, सोचना समझ, मतलब लोगों को अपने से ज्यादा दुनियादारी से मतलब रहता है, ऐसा हुआ उसका वैसा हुआ, अरे तेरे साथ क्या हो रहा है तू देख ना भाई, दुनिया का तू छोड़ दे, ठीक है। तो आईवीएफ टेक्निक, हम इसको टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम भी बोलते हैं। तो आईवीएफ में दो तरीके से किया जाता है, आप देखेंगे क्या। एक तरीका होता है जिसमें, इधर देखो बेटा, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या हुआ, बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन हो रहा है। तो फर्टिलाइजेशन होगा, उसके बाद जाइगोट बनेगा, बोलो, फर्टिलाइजेशन होगा उसके बाद जाइगोट बनेगा, जाइगोट से मॉर्यूला। तो अर्ली एम्ब्रियो अप टू 8 ब्लास्टोमेयर, क्या बोला मैंने, अर्ली एम्ब्रियो अप टू 8 ब्लास्टोमियर्स। अगर इस कंडीशन में इसको हम लोग कहां पर ड्रॉप करेंगे, अर्ली एम्ब्रियो अप टू 8 ब्लास्टोमियर, 8 ब्लास्टोमियर, ठीक है, कंडीशन है, उसको हम लोग फैलोपियन ट्यूब में डालेंगे। कहां डालेंगे इसको, प्लेस्ड इन फैलोपियन ट्यूब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है एग्जाम में, फैलोपियन ट्यूब। दूसरा, इधर देखो, दूसरा अर्ली एम्ब्रियो एट 16 सेल स्टेज, ठीक है, अर्ली एम्ब्रियो एट 16 सेल स्टेज, या फिर उसको बोल सकते हैं अर्ली एम्ब्रियो मोर देन 8 ब्लास्टोमियर, ठीक है, 16 या 32 जो भी। इसको हम लोग कहां प्लेस करेंगे, प्लेस्ड इन यूटेरस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली यूटेरस में कौन सा सेल स्टेज पहुंचता है, सिंगल, 8, 16, 32, नेचुरली कौन सा सेल स्टेज यूट्रस में पाया जाता है, 32 सेल स्टेज यूट्रस में होता है, और 8 to 16 सेल स्टेज फैलोपियन ट्यूब में होता है। लेकिन अगर हम आर्टिफिशियली डालेंगे तो 8 ब्लास्टोमियर्स तक क्या फैलोपियन ट्यूब में रहेगा, और 16 या 32 यूट्रस में डालेंगे। जनरली नेचुरली अगर देखें तो 16 सेल स्टेज जो होता है मॉर्यूला, वो फैलोपियन ट्यूब में होता है। लेकिन अगर हम ये टेक्निक अपनाते हैं तो 16 सेल स्टेज या 32 सेल स्टेज दोनों में से कोई भी एक को हम यूट्रस में डालते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। क्लियर है ये? हो गया? चलो, अब ये जो तरीका है इसको क्या बोलते हैं, ये जो तरीका है इसको क्या बोलते हैं? हाँ, तो जाइगोट से मॉर्यूला स्टेज को जब हम, ठीक है, जाइगोट से मॉर्यूला स्टेज 8 सेल स्टेज तक के अगर हम फैलोपियन ट्यूब में डालते हैं तो इस टेक्निक को बोलते हैं इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, ठीक है, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, जिफ्ट क्या बोलते हैं, हाँ, अच्छा, जिफ्ट, जाइगोट फुल फॉर्म आया था क्या, जाइगोट ये फुल फॉर्म लिखा होगा, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, क्या है भैया इसका, क्या है फुल फॉर्म, जाइगोट
इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। अब इधर देखो, अब ये अर्ली एम्ब्रियो मोर देन 8 ब्लास्टोमियर, इसको कहाँ प्लेस कर रहे हैं? यूट्रस में। तो इसको बोलते हैं IUT, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। समझ आया? तो जिफ्ट और IUT, क्वेश्चन क्या आता है कि जिफ्ट और IUT इन विट्रो है या इन विवो फर्टिलाइजेशन या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इनमें से कौन है? 4 ऑप्शन देगा और उनमें से बोलेगा कि भाई कौन सा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। हाँ, ये सब ऑप्शन है, ये शॉर्ट में ही आएगा बेटा, फुल फॉर्म नहीं आता। हाँ, फुल फॉर्म नहीं आता है, सब शॉर्ट में आता है। ठीक है, तो जिफ्ट, IUT, गिफ्ट, ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। अब इधर देखो, इन विवो फर्टिलाइजेशन क्या है? अब ये कैसे करते हैं, कब करते हैं भाई? जैसे फॉर एग्जांपल कि मान के चलो अब ये हम क्या कर रहे हैं, बाहर फर्टिलाइजेशन करा रहे हैं, तो ये हो सकता है कि मेल जो पार्टनर है उसमें कोई प्रॉब्लम हो, उसमें स्पर्म नहीं बन रहा हो, सही तरीके से नहीं बन रहा हो, ठीक है, या फर्टिलाइजेशन नहीं कर पा रहा है एग को, तो कोई डोनर स्पर्म लेते हैं। जैसे मूवी देखो ना, विक्की डोनर, विक्की डोनर मूवी देखे? नहीं देखे हो? विक्की आयुष्मान खुराना की मूवी है, तो वो वहीं से तो थोड़ा अच्छा फेमस होना चालू हुआ है। वो आयुष्मान खुराना जो है ना, एक्चुअल में कैरियर उसका विक्की डोनर से अच्छे से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, उसके बाद काफ़ी मूवी आई थी उसकी। उसके बाद तो उसमें ये दिखाता है, विक्की डोनर जो रहता है उसका काफ़ी अच्छा हेल्दी स्पर्म रहता है, तो वो जो IVF सेंटर होता है, तो डॉक्टर क्या करता है, उसके स्पर्म को खरीदता है और उसके बदले उसको पैसा देता है। स्पर्म डोनेशन बोलते हैं इसको, जैसे ब्लड डोनेट करते हैं ना, वैसे स्पर्म डोनेशन बोलते हैं। तो स्पर्म डोनेट करने से ये क्या, उसका हेल्दी स्पर्म, नॉर्मल स्पर्म है, अच्छी फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी है, स्पर्म काउंट अच्छा है, तो जो कपल्स रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, है ना, और उनका मेल पार्टनर में स्पर्म काउंट वगैरह की प्रॉब्लम है, ठीक है, तो क्या करते हैं, डोनर स्पर्म, जो हेल्दी डोनर है उसका स्पर्म लेकर के वही कपल फीमेल का एग को लेते हैं और फ्यूज करवाते हैं बॉडी के बाहर और उसको इंट्रोड्यूस कर देते हैं। ठीक है, तो बायोलॉजिकल चाइल्ड का फादर वो कपल पार्टनर नहीं होता है। ऐसा फीमेल भी के साथ भी कर सकते हैं कि फीमेल अगर एग ओव्यूलेशन नहीं हो पा रहा है तो मेल पार्टनर का स्पर्म लेकर के कोई डोनर फीमेल का एग लेंगे। समझ आ रहा है बात? कोई भी डोनर फीमेल हो सकता है ना। इवन कई बार तो ऐसे होता है कि जो मदर या सिस्टर होते हैं उनका एग लिया जाता है, ले सकते हैं, सेम फैमिली का या कोई दूसरा अनरिलेटेड का भी ले सकते हैं। ठीक है, बट जनरली ये सारी चीज़ें जो होती है ना, मतलब ऐसा किया जाता है कि किसी को मालूम नहीं चले। जैसे अगर कोई डोनर मेल का स्पर्म ले जा रहा है तो जो डोनर है उसको भी नहीं मालूम चलेगा और ना ही जो रेसिपिएंट है जो ले रहे हैं उसको भी नहीं मालूम होगा कि डोनर कौन है। नहीं तो ऐसे में बेटा बाद में पता चला वो करोड़पति बन गया और जाके बोल रहा है आप तो मेरे पापा हो, चलो अब मेरे को बेटा बनाओ बायोलॉजिकली, तो हिस्सा दो, गलत हो जाएगा। समझ आ रहा बात? या जो डोनर है उसको मालूम चल गया, अरे भाई ये तो अंबानी बन गया है, तू मेरा बेटा है, तो इस टाइप का बातें ना हो, तो ये काफ़ी खुफिया रखा जाता है, एग को भी खुफिया रखा जाता है। तो जो डोनर फीमेल का एग भी ले सकते हैं, फर्टिलाइज करा सकते हैं और करा सकते हैं। सोरोगेसी भी होता है। एक मिम्मी, एक मूवी आई ना मिम्मी करके, कुछ आई थी अभी, हाँ, मिमी करके आई है एक मूवी, उसमें यही सोरोगेसी का ही कॉन्सेप्ट है। तो सोरोगेसी में क्या होता है कि कोई एक कपल है जिसमें स्पर्म या एग नॉर्मल है, सारा चीज ठीक है, लेकिन जो फीमेल है उसका यूट्रस सुटेबल नहीं है इम्प्लांटेशन या एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के लिए। तो ऐसे में क्या करते हैं, सोरोगेट मदर का इस्तेमाल करते हैं। इसको हिंदी में किराए की कोख भी बोला जाता है। समझ आ रहा बात? तो उसमें क्या करते हैं बेटा, कॉन्ट्रैक्ट होता है कि भाई 9 मंथ तक सारा जो भी खर्चा होगा, देखभाल होगा, सारा चीज उनका होगा, है ना। और सेम एक्चुअल में वो मदर है लेकिन बायोलॉजिकली उसकी मदर नहीं होती है, वो सिर्फ जाइगोट या अर्ली एम्ब्रियो उसमें ट्रांसफर कर दिया जाता है और उसके बाद उनका जो यूट्रस है वो नॉर्मल तरीके से उस बेबी को ग्रो करता है। हाँ, शाहरुख खान के भी जो बच्चा है वो भी ऐसे ही पैदा, सोरोगेसी से ही हुआ है। हाँ,
अब्राहम वगैरह जो है, हाँ है मालूम। हाँ, तो बहुत सारे लोगों का सरोगेसी से होता है, तो इसमें एक कॉस्टली प्रोसेस है ना, बहुत सारे लीगल अफेयर्स होते हैं इसमें, ऐसा है। समझ आ रहा बात? तो ये सारा चीज कब करेंगे? देन इन विवो फर्टिलाइजेशन इनसाइड द बॉडी। तो इसमें क्या करते हैं बेटा कि गैमीट को ट्रांसफर कर देते हैं। कोई एक मदर है जिसमें फर्टिलाइजेशन, इधर देखो, जो कोई एक मदर है जिसमें फर्टिलाइजेशन पॉसिबल है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पॉसिबल है, लेकिन एग उसमें प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे? डोनर से एग लेंगे और उस मदर के फेलोपियन ट्यूब में, एम्पुला में डाल देंगे और नॉर्मल फर्टिलाइजेशन करवाएंगे नेचुरली, स्पर्म को इंजेक्ट करके। समझ आ रहा बात? ठीक है। तो उस टेक्निक को क्या बोलते हैं? गिफ्ट। गिफ्ट किसका? गिफ्ट गैमेट का। तो ये फुल फॉर्म आता है गैमेट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। क्या है इसका फुल फॉर्म? हाँ, फुल फॉर्म क्या है इसका? गैमेट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। गैमेट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, ये भी आता है एग्जाम में बेटा। गिफ्ट जो होता है वो इन विट्रो है या इन विवो फर्टिलाइजेशन के थ्रू होता है। क्लियर है बात? तो इसको कहां करें भाई? फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर देना है गैमेट को, ओवम को। समझ आ रहा बात? एक और होता है जिसको बोलते हैं ICSI, दैट इज इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ये भी एक टेक्निक है। इसमें क्या करते हैं? एग में सीधा स्पर्म के न्यूक्लियस को इंट्रोड्यूस करा दिया जाता है। ठीक है। इन विवो में एक और टेक्निक होता है AI। फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होना है। AI क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। क्या बोलते हैं इसको? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, और इसको बोलते हैं इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, IUI। इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। ठीक है। अब देखो इसमें कहानी आप लोगों को समझ आ रहा होगा। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का मतलब होता है कि जो सेमेन है उसको आर्टिफिशियली फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में इंट्रोड्यूस कराना। तो ये कब होगा कि मेल में स्पर्म काउंट सही है, स्पर्म की क्वालिटी सही है, सब चीज ठीक है, लेकिन मेल जो रहता है वो कैपेबल नहीं है स्पर्म को ट्रांसफर करने में। ठीक है, समझ आ रहा बात? तो मेल अगर कैपेबल नहीं है स्पर्म को ट्रांसफर करने में, तो आर्टिफिशियली स्पर्म को कलेक्ट किया जाता है मेल से, और उस सेमेन को अगर वेजाइना सर्विक्स में डालेंगे, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हुआ। और भाई अगर आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस किए ही जा रहा है तो थोड़ा ज़्यादा अंदर तक के डालो, ताकि स्पर्म और एग की दूरी कम हो जाए और फर्टिलाइजेशन जल्दी हो, या चांसेस उसका ज़्यादा हो। ठीक है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। मतलब आर्टिफिशियली जो सेमेन को इंट्रोड्यूस किया जाता है सीधा यूट्रस में डाल दिया जाता है, और अगर सर्विक्स में डालेंगे तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। यूट्रस में, मेनली यूट्रस में ही डालते हैं, इसीलिए AI को IUI भी बोलते हैं। क्लियर है बात? तो ये क्वेश्चन बहुत आता है। जिफ्ट, IUT, IUI, AI, गिफ्ट, ये कौन से तरीके हैं? क्लियर है बेटा? ऐसा उतार लो, है ना, ऐसा उतार लो, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। क्लियर है बात? चलो हटा रहा हूं इसको। ये दोनों IVF है, वो भी IVF है, ये भी IVF है, लेकिन मोस्टली जो IVF बोलते हैं एक्चुअल में वो वाला, इसलिए मैं उसमें बस लिखा हूँ। समझ आ रहा है भाई? अगर कोई कपल रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है तो उनके में इतना तमाशा नहीं करते हैं,
भाई गैमेट को ट्रांसफ़र कर रहे हो, फिर यूट्रस में इंसेमिनेशन करवा रहे हो। अब उस ये तो नेचुरली फर्टिलाइजेशन हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो पैसा गया ना बर्बाद। तो इससे अच्छा भैया तू बाहरी फर्टिलाइज करवाओ और अर्ली एम्ब्रियो को सीधा ट्रांसफ़र कर दो फैलोपियन ट्यूब में या यूट्रस। क्लियर है बात, समझ आ रहा है? इसलिए आईवीएफ टेक्निक जो एक्चुअल में होता है वो ये वाला होता है। क्लियर है बात? चलिए हटा दूं इसको। देन इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, एसटीडी। पुराने ज़माने में एसटीडी पीसीओ हुआ करते थे। वहाँ पर एक छोटा सा चैम्बर भी होता था, पर्सनल फ़ोन बूथ होता था ना एसटीडी पीसीओ। तो छोटा सा उस एसटीडी पीसीओ जो होता था दुकान, उसमें एक छोटा सा और चैम्बर रखते थे लोगों को पर्सनल टॉक के लिए, और सबसे ज़्यादा बिल वहीं से आता था। लोग खूब लंबी लंबी बातें करते रहते, सुबह शाम बढ़िया एकदम, खूब पैसा, 100 200 500 का, कई लोग 4 4 5 500 का बात कर डालते थे। बहुत बड़ा होता था, फिर भी 100 100 150 भी बहुत ज़्यादा होता था उस समय। आप लोग एसटीडी पीसीओ नहीं देखे होगे, देखे हो एकदम छोटे रहोगे तो देखे होगे, है ना? क्योंकि आप लोग जब होश संभाले होगे तो मोबाइल उस समय इंट्रोड्यूस हो गया था, मोबाइल इंट्रोड्यूस हो चुका था, काफ़ी साल हो गया। मोबाइल, घरों में टेलीफोन सस्ता हो गया था। पहले घर का टेलीफोन बहुत महंगा हुआ करता था तो लोग नहीं लगाते थे। टैरिफ प्लान ही महंगा था, मंथली टैरिफ प्लान होता था उसका। वो मंथली अलग चीज़ है, मंथली था ही था, आउटगोइंग का भी था और इनकमिंग का भी था। फिर इनकमिंग हटा और आउटगोइंग का बहुत बिल आता था, बहुत बिल। और कई बार ऐसा होता था लोगों का दिमाग तब खराब होता था जब कोई रॉन्ग कॉल आता था, तो इनकमिंग का भी पैसा लगता था। रॉन्ग कॉल आता था, बात की पैसा कट गया, दिमाग खराब हो जाता था लोगों का। चलिए तो अब देखते हैं एसटीडी फुल फॉर्म क्या है भैया जीतू? हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस है, डिवाइसेस नहीं है। हाँ हाँ ठीक है। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज बहुत सारे होते हैं। क्या क्या? हाँ, एड्स हो गया, हेपेटाइटिस बी हो गया, बोलो, जेनाइटल वार्ट हो गया, और क्लेमाइड डियासिस हो गया, सिफिलिस, गोनोरिया एक्सेट्रा। हाँ, घमोरिया नहीं है ये जो गर्मियों में होता है सर, घमोरिया ये भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है। ये तो हमको बचपन में हुआ था, बट कैसे? ठीक है चलिए, तो इट इज गोनोरिया, है ना? स्पेलिंग देख लो भैया, मैं फिर से लिख देता हूँ, नहीं तो आप लोग कोई भरोसा नहीं है। हाँ ठीक है, ठीक है भाई मनीष। तो ये घमोरिया नहीं है, गोनोरिया है। हाँ, तो क्या क्या देखे हम लोगों ने? एड्स, एचआईवी, जेनाइटल वार्ट, और बोलो, क्लेमाइडियासिस, सिफिलिस, जेनाइटल हर्ब्स, हर्ब नहीं है वो, हर्ब्स, ठीक है, जेनाइटल हर्ब्स। ये कुछ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है। क्लेमाइडियासिस, अब एड्स, हेपेटाइटिस एंड जेनाइटल हर्ब्स, क्या बोला मैंने? एड्स, हेपेटाइटिस एंड जेनाइटल हर्ब्स, ये तीन जो बीमारी है ये जानलेवा बीमारी है। हालांकि सभी जानलेवा बीमारी है, लेकिन अगर समय से
ज़्यादा देर नहीं हुआ है, समय रहते अगर इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया जाए तो इससे भी बचाव पॉसिबल है। लेकिन ये बीमारी जो रहता है अगर ज़्यादा देर हो गया तो फिर इससे डेथ भी हो जाता है। ठीक है, तो ये बीमारी जो है एक बार लग गया तो ठीक होता भी नहीं है, समझ आया बात। तो ये जो बीमारी है एक बार हो गया ये डिसीज तो बेटा फिर जिंदगी भर उसको कैरी ऑन करते रहो। जैसे लाइक एड्स हो गया, हाँ, तो एड्स जो रहता है इसका आप ट्रीटमेंट कर सकते हो बट ये परमानेंटली क्योर नहीं होता है। इसको लेके बस जीवन भर चलो ऐसा वाला है, समझ आया बात। ठीक है, तो देन उसके बाद हम देखते हैं तो कुछ डिसीजेस के नाम हो गए। देन उसके बाद इन डिसीजेस का ट्रांसमिशन का मोड क्या है, ट्रांसमिशन मोड क्या क्या हो सकता है। तो बेटा देखो ऐसा नहीं है कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज नाम लिखा गया है तो सिर्फ उसे सेक्सुअली ही ट्रांसमिट होगा, बहुत सारे दूसरे तरीके से भी ये ट्रांसमिट हो सकता है। ठीक है, तो जैसे कि भैया ब्लड के थ्रू भी हो सकता है, तो मेनली हम देखेंगे यहाँ सेक्सुअल फ्लूइड, सेक्सुअल फ्लूइड, ठीक है, हाँ, मेल और फीमेल का सेक्सुअल फ्लूइड। दूसरा ब्लड के थ्रू भी हो सकता है। कुछ ऐसे बीमारी है जो इन दोनों के अलावा भी होता है। ठीक है, बॉडी फ्लूइड्स के थ्रू भी हो सकता है, बॉडी फ्लूइड्स के थ्रू भी हो सकता है। बॉडी फ्लूइड्स लाइक सलाइवा, जैसे कि हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस जो होता है वो इनका मोड ऑफ इन्फेक्शन बाकी से ज़्यादा खतरनाक है। क्यों? क्योंकि ये जो दिख रहा होगा आपको जेनेटल वार्ट, जेनेटल हर्ब्स, सिफिलिस, गोनोरिया, ये मोस्टली ये जो बीमारियां हैं ये सेक्सुअली ही ट्रांसमिट होती है मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, एड्स जो होता है ये सेक्सुअली भी ट्रांसमिट होता है और ब्लड के थ्रू भी होता है। जैसे नशेड़ी वशेड़ी लोग इंजेक्शन लगाए, सिरिंज से लगाए, है ना, बाजू वाला भाई मेरे लिए भी बचाना, पता पड़ा उसको HIV है, उसको दे दिया, वो भी अपने में इंजेक्शन लगा रहा है तो उसको भी HIV हो गया। हाँ, टैटू मशीन के द्वारा भी होता है, ब्लड ट्रांसमिट होता है। ठीक है, टैटू करवाए हो आप लोग? टैटू करवाने वालों को ब्लड डोनेट नहीं करने दिया जाता है। हाँ, समझ आ रहा है, क्योंकि हाँ 10 साल तक विंडो पीरियड होता है एड्स का। मतलब अगर एड्स का जो वायरस है बॉडी में घुसा 6 महीने से 10 साल के बीच में कभी भी वो ज्यादा रौद्र रूप धारण कर सकता है। ठीक है, तो वो उसका विंडो पीरियड होता है। हाँ बेटा, 10 ऐसा नहीं, 10 साल तक नहीं, 6 महीने से 10 साल तक वो छुपा रह सकता है बिना कोई सिम्टम लाए। मतलब बीमारी बढ़ेगा नहीं, बॉडी में रहेगा लेकिन कुछ करेगा नहीं। ठीक है, कभी भी एक्टिव ज़्यादा हुआ बॉडी को वीक कर देगा, फिर पता चलता है कि एड्स है। इसीलिए 10 साल का विंडो पीरियड है। दवाई खाने से तो सब ठीक हो जाता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। वही ना बेटा, बॉडी आप अगर WBC मेनली वो हेल्पर टी सेल को डिस्ट्रॉय करता है। अब इम्यूनिटी वीक होगी तो प्रॉब्लम चालू होगा, ब्लड टेस्ट होगा तो पता पड़ेगा। हेल्पर टी सेल का काउंट जैसे ही कम मिलता है समझ आ जाता है कि एड्स हो सकता है ना, मोस्ट ऑफ द केसेस में। ठीक है, तो फिर इसका टेस्ट करते हैं, एलिसा टेस्ट करेंगे, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट करेंगे, ये सारी चीज़ें होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या क्या देखना भैया, क्या क्या क्वेश्चन आता है, मेनली इन दोनों का आएगा और बाकी इनका जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है उसका नाम मेनली आपको याद रखना है। जैसे सिफिलिस का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म का, गोनोरिया का, जेनेटल हर्ब्स का, हेपेटाइटिस का, एड्स का, इनका जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया है, वायरस है, ये ध्यान रखना है और इनका नाम ध्यान रखना है आपको। समझ आ रहा है बात? ठीक है, तो एक एक का अगर हम नाम देखें तो जैसे एड्स है, एड्स का जो वायरस होता है दैट इज HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, HIV वायरस हो गया। हेपेटाइटिस बी जो होता है ये, इसका जो वायरस है वो क्या है, हेपेटाइटिस वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस, ABCD बहुत सारे टाइप के होते हैं हेपेटाइटिस बी वायरस। तो मेनली जो होता है वो बी वायरस होता है, हेपेटाइटिस बी वायरस बहुत खतरनाक है ना, मोस्टली ये होता है। देन सिफिलिस का पूछता है, बहुत बार आता है सिफिलिस का, सिफिलिस का जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है वो पूछता है। ठीक है, गोनोरिया का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है वो पूछता है, जेनेटल हर्ब्स का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है वो पूछता है। ठीक है, चलो, तो सिफिलिस का क्या होगा,
लिखते जाओ, मैं एक एक करके बता रहा हूँ। सिफिलिस, गोनोरिया, गोनोरिया का लिखो निसेरिया गोनोरी, निसेरिया गोनोरी, निसेरिया गोनोरी, इसका स्पेलिंग निसेरिया गोनोरी, जेनेटल हर्ब्स का हर्ब्स सिंप्लेक्स वायरस, ये आसान है। जेनेटल हर्ब्स का हर्ब्स हर्ब सिंप्लेक्स वायरस, हर्ब सिंप्लेक्स वायरस, जेनेटल हर्ब का हर्ब्स सिंप्लेक्स वायरस, ठीक है। सिफिलिस का ट्रिपोनीमा पैलिडियम, ये बहुत बार आया है, ट्रिपोनीमा पैलिडियम, बाकी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सिफिलिस, अच्छा सिफिलिस बैक्टीरियल है कि वायरल है, ध्यान रखेंगे ये बैक्टीरिया है, ठीक है। ट्रिपोनीमा पैलिडियम इज अ बैक्टीरिया, हर्ब सिंप्लेक्स इज अ वायरस, एड्स का वायरस, हेपेटाइटिस का वायरस, निसेरिया गोनोरी क्या है, वो भी एक बैक्टीरिया है, ठीक है, ये भी एक बैक्टीरिया है। तो ध्यान रखेंगे एग्जाम में आता है कि भैया कौन सा बैक्टीरियल डिसीज है, कौन सा वायरल डिसीज है, समझ आया बात, ठीक है। चलिए, तो ये तो हो गया इसके कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, मतलब किसके कारण हो रहा है, उसका नाम क्या, बैक्टीरिया है कि वायरस है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन में ये हम लोगों ने देख लिया। हेपेटाइटिस जो होता है इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन सबसे ज्यादा है, ठीक है। हेपेटाइटिस जो होता है, अब ये हेपेटाइटिस क्या करता है भैया, ये लीवर में इन्फेक्शन करता है, लीवर इन्फेक्शन को बोलते हैं हेपेटाइटिस, समझ आ रहा बात, दैट इज इन्फ्लामेशन ऑफ द लीवर, उसको हेपेटाइटिस बोलते हैं, आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन। हेपेटाइटिस का जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, ठीक है, ये बहुत सारे अलग अलग तरीके से हो सकता है, ब्लड, सेक्सुअल फ्लूइड, ठीक है, बॉडी फ्लूइड, बॉडी फ्लूइड में बहुत सारे बेटा, लाइक सलाइवा, टीयर एक्सेट्रा, ठीक है। किसी का आंसू पोछना भी बेकार है, मत रो बहन मत रो, मत रो, यार चला गया टीयर अंदर, है ना। पुराने ज़माने में जो बुजुर्ग लोग होते थे वो लोग बोलते थे कि एक दूसरे का जूठा नहीं खाना चाहिए, इवन माँ बाप को भी बच्चों का जूठा या बच्चों को माँ बाप का जूठा नहीं खाना चाहिए, नहीं खा, बहुत सारे बुजुर्ग लोग नहीं करते हैं ऐसा, इस टाइप की बीमारियों से बचने के लिए, समझ आया। प्लेट उलेट में चाट गुपचुप कई बार देते हैं लोग, अब पता पड़ा कि उसको हेपेटाइटिस, मस्त चम्मच से चाट खा रहा है, एकदम चाट चाट गया था, उसके बाद है, हाँ वो तो अभी आया है ना भैया, पहले तो वही सब बर्तन वाला ही, चाट ठेला गुपचुप ठेला में सब वही बर्तन चम्मच, अब वो भैया वहाँ पर पानी में डाल रहा है, धोया मांजा कपड़े से पोछा गंदा वाला, ऐसे ऐसे गुटखा, हाँ पानी भी गंदा, ऐसे गुटखा खा रहा है वो तो, अब वो पानी भी कौन सा इस्तेमाल कर रहा है वो भी नहीं मालूम, है ना। तो इससे बहुत बीमारियां फैलती थी, इसलिए डिस्पोजेबल का कॉन्सेप्ट आया, डिस्पोजेबल आइटम्स का कॉन्सेप्ट आया। चलिए, क्लियर है बेटा, चलिए। डिस्पोजल को आजकल लड़के लोग बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं, खुश हो गया एकदम। डिस्पोजल में पानी नहीं पीते, कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक कभी कभी जैसे बाहर जाते हैं तो कोल्ड ड्रिंक भी डिस्पोजल में दिया जाता है ना। चलो क्लियर है इतना। अब एकदम शॉर्ट में अगर देखें जो क्वेश्चन आता है,
तो ये HIV वायरस के कारण हो गया, ठीक है। एड्स जो होता है इसमें इसका विंडो पीरियड 6 मंथ्स टू 10 ईयर्स का होता है। विंडो पीरियड इसका जो डिटेल डिस्क्रिप्शन है बेटा हम डिसीजेस में पढ़ते हैं, ठीक है। देन दूसरा HIV में क्या होता है, डिक्रीजेस हेल्पर T cell count. What is helper T cell? A type of lymphocyte. हेल्पर T cell जो रहता है ये T lymphocyte का एक टाइप है, WBC है ये, ठीक है। T lymphocyte WBC का एक टाइप है, तो इसका कमी हो जाता है, ठीक है, समझ आया। देन दूसरा, ये तो हो गया मोड ऑफ ट्रांसमिशन, इसको कैसे रोके, प्रिवेंशन बहुत आता है एग्जाम में। प्रिवेंशन तो आप लोग शॉर्ट में लिख सकते हो, प्रिवेंशन में। और कहाँ कहाँ से ये फैल सकता है भाई, जो हॉस्पिटल में सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स है उससे भी, रेजर से, सिरिंज से, हैं, बार्बर शॉप से, ठीक है, ये सब भी हो सकता है। देन इसमें लिख लेना बेटा प्रिवेंशन ऑफ एसटीडीज, 3 है, आप लोग देख लो, नोट्स में मैंने दिया है, ठीक है। अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर और मल्टीपल पार्टनर्स, मेनली एड्स ऐसे ही फैला था, ठीक है। ऑलवेज यूज कॉन्डम्स ड्यूरिंग कोइटस, इन केस ऑफ डाउट गो टू क्वालिफाइड डॉक्टर फॉर अर्ली डिटेक्शन एंड गेट कंप्लीट ट्रीटमेंट इफ डायग्नोज्ड विथ डिसीज। तो जल्दी से ट्रीटमेंट कराना जरूरी होता है, समझ आ रहा है। मैंने प्रिवेंशन भी लिखा है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन भी लिखा है, इसका नोट्स में मैंने दिया है, बहुत ज़्यादा डिटेल में अपने को नहीं पढ़ना है, ठीक है। चलिए, क्लियर है बेटा। तो बहुत सारे जो NGOs भी हैं, है ना, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे NGOs हैं, वो भी जो है ये अभियान चलाती है ना। वर्ल्ड एड्स डे भी होता है 1 दिसंबर है वर्ल्ड एड्स डे। किसी का बर्थडे है क्या जी? मनीष, हाँ, कब? ये 10 तारीख को पार्टी वार्टी नहीं दी है? बताते हैं बाहर चलो ठीक है। तो कैसे तुम लोग पार्टी वार्टी नहीं दिया क्या? क्या खिलाया, समोसा, भजिया, नहीं सैंडविच? अच्छा, बड़ा पार्टी दे दिया यार, हम तो समोसा भजिया ज़्यादा देते ही नहीं थे। हम लोगों के लिए भी मंगवा देना भाई, यहाँ स्टाफ के लिए पूरा, नहीं? चलो, तो एसटीडीज में मेनली हमको देखना है बेटा ट्रांसमिशन का मोड, प्रिवेंशन, ठीक है। और जो डिसीजेस हैं, कई बार ये आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एसटीडीज, तो ये कुछ मैंने एसटीडीज के नाम लिखे हैं जो एनसीईआरटी में है, वही आपको पढ़ना है, ज़्यादा कुछ नहीं। मालूम होना चाहिए कि एसटीडी के कौन कौन से टाइप हैं, डिसीजेस, ठीक है। दूसरा, कौन सा एसटीडी वायरल है, कौन सा एसटीडी बैक्टीरियल है, ये भी आता है। तो ये सब वायरल है और ये बैक्टीरियल है, समझ आया बात? सिफिलिस, गोनोरिया बैक्टीरियल है, बाकी सब वायरल डिसीज है। क्लियर हो रहा है बात? हेपेटाइटिस के मैंने बता दिया, बहुत सारे होते हैं रीजन। HIV जो रहता है वो मेन क्या काम करता है भाई? हेपेटाइटिस लीवर को डैमेज करता है, और HIV वायरस जो रहता है वो हेल्पर T सेल काउंट WBC को काउंट को कम करता है, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू वेरी मच।